हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 15 चैप्टर 151 इंटीमेसिटी। आकर्ष ऐश को किस करते हुए धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। ऐश अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह आकर्ष को रोक नहीं पा रही थी, जिसके कारण वह धीरे धीरे आकर्ष के प्यार में बहने लगी थी। आकर्ष ने ऐश की सारी बटनें ओपन कर दी थी, जिससे अब ऐश आकर्ष के सामने केवल अपने अंडरगारमेंट्स में थी। ऐश को चटक रेड कलर की अंडरगारमेंट्स में देख आकर्ष और भी एक्साइटेड हो रहा था। उस रेड कलर की अंडरगारमेंट में ऐश के उभार बहुत ही सेक्सी लग रहे थे। ऐश की गोरी स्किन पर वह रेड कलर की ब्रा एक अलग ही कम्प्लीमेंट दे रही थी, जिससे आकर्ष ऐश को अपने इंटेंस नजरों से देखते हुए अपनी जीभ को होठों पर फिरा लेता है। आकर्ष को ऐसे वाइल्ड एक्सप्रेशन देते देख ऐश अपना थूक निगलती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि आकर्ष अब उसके रोकने से भी नहीं रुकने वाला है। ऐश अभी यह सब सोच रही थी कि आकर्ष बिजली की तेजी से ऐश को कार की सीट पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। ऐश तो आकर्ष की तेजी देखते ही रह गई थी। आकर्ष अपने होठों को ऐश की ब्रा के ऊपर ही फिराने लगता है, जिससे ऐश की हल्की सी आह निकल जाती है। आकर्ष का हाथ ऊपर से ही उनमें चल रहा था। धीरे धीरे ऐश भी प्लेजर से मौन करने लगती है। आकर्ष एक हाथ पीछे ले जा ऐश की ब्रा के हुक को खोल देता है, जिससे उसके पीछ जैसे ब्रेस्ट ब्रा से आजाद हो जाते हैं। ऐश की ओपन नेकेड बॉडी को देख आकर्ष आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह बिना समय वेस्ट करे एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में ले सक करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश अपनी आंखें बंद कर आहें भर रही थी। ऐश की आहों को सुनकर आकर्ष और भी तेजी से सक करने लगता है। वह एक हाथ से उन्हें प्रेस कर रहा था और एक को शक कर रहा था। कभी भी आकर्ष उनमें बाइट भी कर रहा था, जिससे ऐश की चीख भी कार में गूंज रही थी। आकर्ष के हाथ धीरे धीरे ऐश के निचले एरिया की तरफ जा रहे थे कि इतने में ही कार रुक जाती है। आकर्ष अभी भी ऐश में खोया हुआ था। ड्राइवर कार को पार्किंग एरिया में पार्क करके कार से निकल गया था। करीब 10 मिनट बाद आकर्ष जब मन भर कर ऐश के उभार से खेल लेता है, तो वह उसके ऊपर से उठ जाता है और ऊपर से नीचे तक ऐश को देखता है, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। ऐश भी आकर्ष की तरफ देख रही थी, जो कि काफी इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। आकर्ष की ऐसी नजरों को देख ऐश समझ चुकी थी कि आज वह आकर्ष से नहीं बचेगी। आकर्ष तुरंत अपना कोट निकाल ऐश की बॉडी को उससे ढक देता है। आकर्ष के बड़े से कोट के कारण ऐश की छोटी सी बॉडी एक खरगोश के जैसे ढक गई थी। आकर्ष ऊपर से नीचे तक ऐश को देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ऐश की बॉडी का कोई भी हिस्सा विजिबल नहीं हो रहा है, तो वह ऐश को गोद में उठा सीधे कार से बाहर निकल अपने फ्लैट की ओर जाने लगता है। ऐश तो शर्म के मारे आकर्ष के सीने में घुसी जा रही थी। भले ही आकर्ष ने उसे कोट से ढक दिया था, पर उसे अभी भी शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने उस कोट के अंदर कुछ भी नहीं पहना था। उसके कपड़े तो कार में ही कहीं पड़े हुए हैं होंगे। क्या हो यदि किसी ने वह कपड़े देखे तो वह क्या सोचेगा। उनके बारे में ये सोच सोच के ही वह शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। अभी ऐश ये सब सोच ही रही थी कि आकर्ष अपने एक हाथ से फ्लैट का डोर ओपन करता है और सीधे ऐश को लेकर मास्टर बेडरूम की तरफ चला जाता है। ऐश जैसे ही आकर्ष की तरफ देखती है, तो आकर्ष उसे देखते हुए ही बेड पर एकदम से पटक देता है। बेड सॉफ्ट होने के कारण ऐश उचक जाती है, जिससे आकर्ष का कोट ऐश की बॉडी से हट जाता है। अपनी खुली हुई बॉडी को देख ऐश जल्दी से अपने हाथों को अपने सीने पर रख लेती है। आकर्ष अपनी टाई को ढीली करते हुए स्मिर्क के साथ बोलता है, बीवी तुम तो ऐसे छुपा रही हो जैसे कि मैंने तुम्हें कभी ऐसे देखा ही ना हो। भूल गई क्या? अभी कार में हमने बहुत अच्छा समय बिताया है और यकीन करो आज मैं तुम्हें और भी अच्छा फील करवाऊंगा और बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। तुम चाहे कितनी ही मिन्नत कर लो, पर आज तुम मुझसे बचने वाली नहीं हो। आकर्ष की ऐसी बातें सुन ऐश अपना थूक को निगलती है और धीरे धीरे बेड के हेड बोर्ड की तरफ खिसकने लगती है। आकर्ष जिसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए थे, वह ऐश के पैर को पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऐश बेड पर लेट जाती है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश घबराने लगी थी। आकर्ष बिना किसी वार्निंग की ऐश के निचले कपड़ों को पकड़ निकाल देता है। ऐश तो आकर्ष के ऐसा करने से सकपका गई थी कि आज उसके प्रोफेसर को हो क्या गया है, वह इतना वाइल्ड बिहेव कैसे कर रहे हैं।
आकर्ष के सामने अभी ऐश निचले अंडरगारमेंट में थी। आकर्ष ने नीचे भी रेड कलर की अंडीज पहनी हुई थी। आकर्ष ऐश को ऊपर से नीचे तक देखता है, जिसमें ऐश का ऊपरी हिस्सा नेकेड था, जिसको ऐश ने अपने हाथों से ढका हुआ था, और नीचे उसने ट्रांसपेरेंट अंडरगारमेंट्स पहनी थी, जिससे वह बहुत ही सेक्सी लग रही थी। आकर्ष बिना किसी दिक्कत के ऐश की अंडरवियर को साइड कर अपने चेहरे को उसके मोटे और उभरे हुए होठों की ओर ले जाने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश की सांस अटक जाती है। वह आकर्ष को मना करना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आकर्ष के ठंडे होंठ जैसे ही ऐश को अपने मोटे होठों पर महसूस होते हैं, उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। आकर्ष बहुत ही सेडिक्टिव तरीके से ऐश के उभरे हुए होठों को शक करते हुए किस कर रहा था, जिससे वह प्लेजर से मौन करने लगती है। उसकी गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है और उसके हाथ बेडशीट पर कस जाते हैं। आकर्ष जब काफी देर तक उसके वुमेनहुड को किस कर लेता है, तो वह धीरे धीरे अपनी लंबी फिंगर को उसके लव होल पर एंटर करता है। आह प्रोफेसर, डू यू लाइक इट बीवी? ऐश हाँ में गर्दन हिला देती है, तो आकर्ष और भी तेजी से अपनी फिंगर को मूव करते हुए कहता है, सर नहीं हिलाना है, मुंह से बोलो क्या तुम एंजॉय कर रही हो? बहुत। ऐश की बात सुनकर और भी तेजी से मूव करने लगता है। ऐश अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचने ही वाली थी कि आकर्ष अपनी फिंगर को उसके लव होल से बाहर कर लेता है। आकर्ष के ऐसा करने से वह कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है, तो आकर्ष तिरछी मुस्कान से कहता है, अगर तुम्हें आगे भी ये प्लेजर एंजॉय करना है तो तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आकर्ष के ऐसा कहने से उसके गाल लाल हो जाते हैं। आखिर उसका पति बेड पर आकर इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह कैसे आकर्ष को कहे कि वह उसे महसूस करना चाहती है? उसे बहुत शर्मा रही थी, पर वह अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाली थी। आकर्ष के ऐसे करने से उसकी बॉडी अंदर से तड़पने लगी थी। ऐश की बॉडी आकर्ष की बॉडी की मांग कर रही थी। ऐश अपनी बॉडी की नीड को महसूस कर आकर्ष की तरफ देखती है और सीधे बैठ आकर्ष के कमर पर बंधी बेल्ट को खोलने लगती है। आकर्ष ऐश के ऐसा करने से उसे देख रहा था। वह देखना चाहता था कि उसकी बीवी आखिर क्या क्या करेगी। आकर्ष की पेंट को नीचे कर उसके मैनहुड को निकाल अपने होठों से किस करती है और धीरे धीरे लिक करने लगती है। आकर्ष ऐश के ऐसा करने से आह भरने लगता है। कुछ देर आकर्ष के मैनहुड को किस और सक करने के बाद ऐश आकर्ष के होठों पर किस करते हुए धीरे से उसके कान में बुदबुदाते हुए कहती है, प्रोफेसर मैं आपको अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। ऐश के ऐसा कहने से आकर्ष उसे धक्का देता है, जिससे ऐश बेड पर लेट जाती है। आकर्ष ऐश के दोनों पैरों को पकड़ अपनी कमर में होल्ड करता है और अपनी मेनहुड को उसके वुमेनहुड में सेट कर एक थ्रस्ट के साथ ही पूरा उसके अंदर एंटर हो जाता है। आकर्ष के डीप शैफ्ट को महसूस कर ऐश की चीख निकल रही थी। आकर्ष भले ही उसके साथ कई बार इंटीमेट हो चुका था, पर आकर्ष के लॉन्ग और हेल्थी मेन पार्ट को सहने की क्षमता अभी भी ऐश में नहीं आई थी। आकर्ष उसकी चीख सुन तिरछा मुस्कुराता है और अपनी कमर को मूव करने लगता है। उसने दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और वह तेजी से अपनी कमर को मूव करते हुए थ्रस्ट कर रहा था, जिससे ऐश को आकर्ष की लेंथ अपने पेट तक महसूस हो रही थी और उसकी दर्द से जो चीख निकल रही थी। पर अब धीरे धीरे प्लेजर ब में बदल गई थी। ऐश प्लेजर के साथ मौन कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला था। इस बीच ऐश 2 से 3 बार अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी। आकर्ष की पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। ऐश जो कि बहुत ज्यादा थक चुकी थी, अब वह दर्द से चिल्ला रही थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आकर्ष लगातार थ्रस्ट कर रहा था। करीब 10 से 12 स्ट्रांग थ्रस्ट के बाद ही आकर्ष ऐश के अंदर रिलीज कर जाता है। आकर्ष की हॉट रिलीज को अपने अंदर महसूस कर ऐश गहरी सांस लेने लगती है। आकर्ष बिना अपने मेनहुड को ऐश की बॉडी से अलग किए उसके ऊपर लेट जाता है और छोटी छोटी किस करने लगता है। वह ऐश के होठों पर बेबी किस करके उसे आई लव यू कहता है और उसके ऊपर लेट जाता है। ऐश अपने दोनों पैरों को आकर्ष की कमर में लपेट अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ कस लेती है। अभी ऐश और आकर्ष को सोए हुए 2 घंटे ही हुए थे कि ऐश को अपनी बॉडी में वापस से हलचल महसूस होती है। अपनी बंद हो रही है आंखों को धीरे धीरे खोलती है, तो आकर्ष उसके उभारों को प्रेस और सक कर रहा था। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश वापस से अपनी बॉडी पर हॉटनेस महसूस करने लगती है। आकर्ष की हार्डनेस उसे अपनी सॉफ्टनेस पर महसूस हो रही थी। ऐश को उठता देख आकर्ष उसके होठों पर किस करते हुए धीरे से उसके अंदर एंटर हो जाता है और थ्रस्ट करने लगता है। जैसा कि आकर्ष में कहा था कि वह ऐश को आज पूरी रात सोने नहीं देगा।
ठीक वैसा ही उसने किया। इस रात को वो लोग कई बार इंटीमेट हुए। करीब सुबह के 4 बजे जाकर आकर्ष रुका। ऐश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसमें हाथ हिलाने तक की ताकत नहीं थी। वो चुपचाप लेटी हुई थी। आकर्ष उसके माथे को किस करते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर सो जाता है। चैप्टर 152 आकर्ष की क्रूएलिटी। सुबह के 10 बजे के करीब ऐश कसम साते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे अभी अपनी बॉडी में हल्का भारीपन और पेन हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई रात भर अपना भारी शरीर उसके ऊपर रखकर सोया हो। अब ऐसा लगेगा क्यों नहीं, हमारे आकर्ष बाबू कोई हल्की फुल्की चीज थोड़ी ना है, और उन्हें तो अपनी बीवी के ऊपर सोना बहुत ही पसंद है। ही। ऐश दर्द को भूल अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही उठती है तो खुद को बिना कपड़ों के देख जल्दी वह चादर से अपने शरीर को कवर कर लेती है। इस जल्दबाजी में वह भूल ही गई थी कि वह अभी रूम में अकेली है, वह भी अनजान जगह। आकर्ष ने कल उसे इतना परेशान किया था जिससे लव मेकिंग के लास्ट सेशन के बाद वो सो गई थी, और जिसका असर आज उसे अपनी बॉडी में अच्छे से महसूस होने वाला था। वह अपने बिखरे हुए बालों को समेटते हुए अपने आसपास देखती है तो रूम में कोई नहीं था। वो अपने बाजू में आकर्ष को न देख थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे अब आकर्ष को रोज अपने साइड में देखने की आदत जो हो गई थी, खासकर जब उन्होंने कल रात इतने रोमांटिक पल साथ में रात भर स्पेंड किए हो। आकर्ष कभी भी इन सिचुएशंस में ऐश को अकेला छोड़कर नहीं जाया करता था जब तक ऐश पूरी तरह उठ ना जाए, पर आज कुछ अलग था। वह अपने बालों को बांधने के बाद चादर को अपनी बॉडी में लपेट बेड से उठती है। जैसे ही वह अपना एक पैर नीचे रखती है, दर्द से वह वैसे ही धम्म से बेड पर बैठ जाती है। उसे अपने निचले एरिया में बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही साथ उसके पैर भी कांप रहे थे। आकर्ष ने सच में कल उसके साथ बहुत ही बेरहमी की थी, पर ऐश ये अच्छे से जानती थी कि उससे बेरहमी में भी प्यार था, जिसको वह भी मीठे मीठे दर्द के साथ एंजॉय कर रही थी। ऐश हिम्मत कर बेड से उठती है। उसने साइड वॉल का सहारा लिया हुआ था। वह जैसे ही आईने के पास से होकर गुजरने वाली थी कि उसे वहां पर एक स्टिकी नोट दिखता है। वह थोड़ा सा पीछे हो उस स्टिकी नोट को आईने से निकाल कर पढ़ती है, जिसमें आकर्ष का एक प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ था। माई लवली वाइफ, दिल 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 दिल। आई नो तुम मुझे ढूंढ रही होगी, पर मैं अपनी ब्यूटीफुल और सेक्सी वाइफ को छोड़कर बहुत जरूरी काम से बाहर आया हूं। तुम तो जानती ही हो कि ऐसे मोमेंट्स में तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता है, और मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, वरना रात की तरह तुम्हारी आहें सुबह सुबह फिर कमरे में सुनाई देती। मैं तुम्हें छोड़कर अपने काम पर जा सकूं इसीलिए ज्यादा परेशान नहीं किया है, पर आगे की एक्सरसाइज हम मेरे आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कुछ ही घंटे में मैं अपना काम फिनिश करके वापस आ जाऊंगा। नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, फ्रेश होकर नाश्ता जरूर कर लेना। आई लव यू। और हाँ, मैंने अपनी किस काफी अच्छे से ले ली है, इसलिए तुम्हारे रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग किस नहीं की। और हाँ, फ्रेश होने के बाद नाश्ता जरूर से कर लेना। लॉट्स ऑफ लव, दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल। आकर्ष का मैसेज पढ़कर ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। आखिर यह इंसान रात की बातों को इतना बोल्डली कैसे लिख सकता है। उसके हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चले जाते हैं जहां पर आकर्ष के बाइट के निशान थे, जिससे उसके होठों पर जगह जगह खून जम गया था। साथ ही आकर्ष की वाइल्डनेस उसकी नेक पर काफी अच्छी तरीके से विजुअल हो रही थी, जो कि अब डार्क पर्पल कलर की हो चुकी थी। ऐश अपने लाल हो चुके चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है, जिससे उसके द्वारा संभाली गई चादर नीचे सरकने लगती है। ऐश जल्दी से उस चादर को पकड़ बाथरूम में चली जाती है और शॉवर लेने लगती है। शॉवर का पानी उसकी पूरी बॉडी की थकान को मिटा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी सुन ले तो डर जाए। 3 लड़के सीलिंग से उल्टे लटके हुए थे, उनके सर नीचे थे और कुछ बॉडीगार्ड उन्हें डंडे से मार रहे थे। वह लड़के लगातार चीख रहे थे, पर उनकी चीखों का असर उन बॉडीगार्ड्स पर नहीं हो रहा था कि अचानक ही उस रूम का दरवाजा खुलता है, जिससे उस पूरे रूम में एक रोशनी फैल जाती है। एक शख्स ब्लैक कलर के कोट और शूज में अंदर आता है। अंदर आए शख्स को देख बॉडीगार्ड्स अपनी जगह पर सर नीचा कर खड़े हो जाते हैं। वह शख्स सीधे एक राजा के जैसे चेयर पर बैठ जाता है और एक सिगरेट जला उसके कस लेने लगता है। वह लड़के जो कि दर्द से चीख रहे थे, बॉडीगार्ड्स के रुकने पर रिलैक्स होकर गहरी सांस लेते हैं और अपनी आंखों को खोल देखते हैं तो सामने बैठे शख्स को देख वह डर से कांपने लगते हैं।
आकर्ष बिल्कुल यमराज के जैसे लग रहा था, उसका ऑरा ही बहुत खतरनाक था। तीनों आखिर यह भूल कैसे सकते हैं कि इसी शख्स के कारण आज वह इस हालत में है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि क्यों उन्होंने उस लड़की के बारे में गंदे ख्याल रखे और उसे किडनैप करने की कोशिश की। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये तीनों लड़के वही थे जिन्होंने ऐश के साथ गलत करने का सोचा था। आकर्ष, जिसे अपनी बीवी पर किसी की गंदी नज़र भी बर्दाश्त नहीं, कोई उसकी बीवी को टच करे और उसके बारे में ऐसी गंदी सोच रखे, आखिर वह उसे कैसे छोड़ देता। आकर्ष आज कुछ अलग ही लग रहा था। अगर ऐश इस आकर्ष को देखती तो वह विश्वास ही नहीं कर पाती। ये वही आकर्ष है जिसे वह जानती है। आकर्ष साइड टेबल पर पड़े एक धारदार चाकू को उठाता है। आकर्ष के ऐसा करने से तीनों लड़कों के शरीर में कपकपी आ जाती है। तीनों गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आज के बाद हम ये सब हरकतें करना बंद कर देंगे, हम किसी पर गंदी नजर नहीं डालेंगे और आप कहेंगे तो हम उनसे माफी मांग लेंगे। पर आकर्ष उनकी न सुनते हुए वो चाकू से तीनों पर साइड वार लेता है, जिससे तीनों की चीखें निकल जाती है। चीखों और चीखों, इन चीखों में तुम्हें उन लड़कियों की भी चीखें सुनाई देंगी जिनका रेप तुम तीनों ने किया है। दरअसल आकर्ष इन्हें सिर्फ मारकर छोड़ने वाला था, पर जैसे ही उसे इनकी हिस्ट्री पता चली तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो इन रेपिस्टों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन्होंने कई लड़कियों का रेप किया और पैसों के दम पर बच गए, पर आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। आकर्ष एक और वार कर एक लड़के की गले की एक नस में कट मार देता है, जिससे उसकी दिल दहला देने वाली चीख गूंज जाती है। बाकी दो लड़के इतना डर जाते हैं कि वो पेंट में ही सुसु कर देते हैं। वो लड़का बहुत दर्द से तड़प रहा था। आकर्ष ने ऐसा कट किया था जिससे उसकी मौत आसानी से नहीं तड़प तड़प कर हो। ठीक वैसा ही वो उन दोनों के साथ करता है। अब उस रूम में उनकी चीखें और खून की महक थी। आकर्ष चाकू से उनका खून साफ कर अपने आदमियों की तरफ मुड़कर वैसे ही अपनी भारी ऑर्डनिंग आवाज में कहता है, जब तक ये तड़प कर मर ना जाए कोई इन्हें नहीं खोलेगा, इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को डिस्पोज कर देना। इतना बोल आकर्ष सीधे रूम से बाहर चला जाता है। चैप्टर 153 पेपर लीक इल्जाम। उन लड़कों का काम तमाम करने के बाद आकर्ष के आदमियों ने उन तीनों लड़कों की लाश को ठिकाने लगा दिया था। उन तीनों अमीरजादों के घर वालों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह इस दुनिया से ऐसे गायब हो गए थे कि वह कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करते हो। आकर्ष के आदमियों ने कॉलेज के सामने के सर्विलांस कैमरे से सारी फुटेज डिलीट कर दी थी, जिससे इन सब में ऐश का नाम उन तीनों के साथ ना जोड़ा जाए। ऐश भी अपने एग्जाम में बिजी होने के कारण उन तीनों के बारे में आकर्ष से कुछ पूछ ना पाए। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। आज ऐश का लास्ट एग्जाम था, जिसकी तैयारी उसने काफी अच्छे तरीके से की थी। अब भाई करती क्यों नहीं, आज का सब्जेक्ट उसके पतिदेव का जो था। जी हाँ, आज आकर्ष द्वारा पढ़ाया जा रहे हैं सब्जेक्ट का एग्जाम था। अपने पति को खुश करने के लिए ऐश ने जी तोड़ मेहनत की थी। आकर्ष ऐश को कॉलेज छोड़ देता है और सीधे कंपनी चला जाता है। इन दोनों वह काफी बिजी था। एग्जाम टाइम ही ऐसा मिलता था जिसमें वह कंपनी के ऊपर ध्यान दे पाता था, जिस कारण वह कॉलेज नहीं आता था। वह केवल ऐश को छोड़ने और पिक करने आता था और उसके बाद अपनी कंपनी निकल जाता था। ऐशो कॉलेज के अंदर आती है तो क्लासरूम के बाहर ही उसे अनोखी मिल जाती है। दोनों ही यहाँ वहाँ की बातें करते हुए क्लासरूम के अंदर जाती हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में क्लास टीचर उनको पेपर और राइटिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। पेपर को देखकर ऐश खुश हो जाती है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था। ये कहा जाए कि उसने जितनी मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग ही आया था। वह खुशी खुशी पेपर लिखने लगती है। अभी पेपर को शुरू हुए 1.5 घंटे ही हुए थे कि पूरी क्लास में हलचल सुनाई देती है। ऐश, जो कि पेपर करने में खोई हुई थी, क्लास टीचर जब उसका नाम लेती है तब वह अपना सर उठा ऊपर देखती है तो सामने 4 गार्ड के साथ मिसेस दत्त तिरछी मुस्कान लिए सामने खड़ी हुई थी, जो कि उसे ही अपनी पैनी नजरों से देख रही थी। ऐश उन पर ध्यान तो देना नहीं चाहती थी, पर ऐश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कि इतने में ही उसे क्लास टीचर की आवाज सुनाई देती है, ऐश्वर्या, आप अपना एग्जाम पेपर और आंसर शीट दोनों ही अपनी टेबल में रखकर प्रिंसिपल रूम की ओर जाए। क्लास टीचर की बात सुन ऐश कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर एग्जाम टाइम में उसे प्रिंसिपल रूम क्यों भेजा जा रहा है। अनोखी भी टीचर की बात सुन परेशान हो जाती है।
ऐश को अपनी जगह से हिलता ना देख मिसेस दत्त तिरछी मुस्कान अपने चेहरे में लाकर कहती है, लगता है मिस कपूर को सुनाई नहीं दिया सर। एक बार और कह दीजिए, उनके कान खराब हो गए हैं। मिसेस दत्त के ऐसे कहने पर ऐश अपने होश में आती है और सिर हिलाते हुए कहती है, जी सर मैंने सुन लिया है, पर मैं यह एग्जाम खत्म करने के बाद चली जाऊंगी। मेरा अभी वहां जाना टाइम वेस्ट होगा। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। क्या आप मुझे प्रॉपर रीजन देंगे कि क्यों आप मुझे एग्जाम के बीच में से यहां से उठकर जाने बोल रहे हैं? टीचर कुछ बोलते कि उसके पहले ही मिसेस दत्त बीच में उचकते हुए बोलती हैं, बिल्कुल बेटा, तुम्हें सब पता चल जाएगा, पहले तुम यहां से तशरीफ ले जाने का कष्ट करोगी। मिसेस दत्त के टॉन्टिंग टोन में ऐसे कहने से सारी क्लास हंसने लगती है। ऐश को मिसेस दत्त की बात सुन गुस्सा आ रहा था। वह अनोखी की तरफ देखती है। अनोखी आंखों के इशारे से उसे शांत रहने बोलती है। अनोखी की बात सुन ऐश अपने गुस्से को दबाते हुए अपनी आंसर सीट को बंद कर वहीं रख देती है और क्लासरूम के बाहर चली जाती है। ऐश अभी प्रिंसिपल रूम की ओर ही जा रही थी कि पीछे से मिसेस दत्त वापस से उचकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? इस तरफ चलना है। मिसेस दत्त के ऐसा कहने पर ऐश उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती, प्रिंसिपल सर का रूम तो उस साइड है। अरे रमेश, कोई मैडम को बताओ कि सपने से जागे गुड़िया रानी यह कॉलेज में ही रहती है कि कहीं बाहर ही रहती है, या इनका मन कॉलेज से बाहर कुछ ज्यादा लगता है। मिस कपूर, प्रिंसिपल सर को मेरे रूम में शिफ्ट हुए 2 महीना हो चुका है, वह मेरे रूम से ही अभी वर्किंग कर रहे हैं। आप मेरे रूम के साइड चलिए। मिसेस दत्त की बात सुन ऐश गहरी सांस ले गुस्से को कंट्रोल कर उनके रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही ऐश रूम में पहुंचती है, वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं था। कॉलेज के प्रिंसिपल और मेंबर्स वहां बैठे हुए थे। वहां पर आकर्ष भी बैठा हुआ था। सबको वहां देख ऐश कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। ऐश जैसे ही रूम में आई थी, सबकी नजरें ऐश की तरफ ही थी। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आकर्ष ऐश को काफी गहरी नजरों से देख रहा था। ऐश उन सब की नजरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, ये लोग मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हैं। उसकी नजर आकर्ष की तरफ जाती है, जो कि बिना किसी भाव के लगातार उसे ही देख रहा था। मिसेस दत्त ऐश के पहुंचने पर अपना मेलोड्रामा चालू करते हुए कहती हैं, देख लीजिए सभी, यह है ऐश्वर्या कपूर। इन्होंने ही वह काम किया है जिसका सबूत मैं आप सबको पहले ही दे चुकी हूं, और अब मुझे लगता है आपको इस चंद चालाक लड़की के मुंह से भी सुन लेना चाहिए। ऐश को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मिसेस दत्त किस बारे में बात कर रही है, और किसी सबूत की वह लगातार आकर्ष की तरफ देख रही थी, जो कि बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इतने में ही प्रिंसिपल सर की आवाज उस रूम में गूंज जाती है। क्या ये सच है मिस कपूर जो मिसेस दत्त कह रही हैं? प्रिंसिपल सर की बात सुन ऐश न समझी। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, पर सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ आखिर हो क्या कर रहा है? आखिर क्यों मुझे बीच पेपर से बुलवाया गया है? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा पेपर का टाइम निकल रहा है। ओहो हो, देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैडम को पेपर की पड़ी है, इतने टाइम से कॉलेज में एंटर हुई है, कभी इस लड़की ने पढ़ाई को सीरियसली लिया है? कभी भी नहीं। मिस कपूर ऊपर से गलती करती हैं और उसको मानती भी नहीं। क्या ये सच नहीं है कि आपने आज के पेपर को लीक किया है और इस पेपर को आप वहां पर लिख रही थी? मिसेस दत्त की बात सुन ऐश शॉक हो जाती है कि आखिर यह हो क्या रहा है। कौन सा पेपर लीक हो गया? कौन सा उसने कर दिया? सभी की नजर ऐश के ऊपर बनी हुई थी। अब उसे कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ माजरा क्या है। वह प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए कहती है, जी नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिसेस दत्त मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं। देख रहे हैं प्रिंसिपल सर आप, ये लड़की कितनी चालाक है, गलती करने पर भी और गलती सामने आने पर भी यह उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर मेरे पास सबूत ना होता तो मैं अपनी बात को प्रूफ ही ना कर पाती और हमारे कॉलेज का नाम मिट्टी में मिल जाता कि हम लोग पेपर लीक करके स्टूडेंट्स को पास करते हैं। ऐश का सिर दर्द करने लगा था। कोई उसे क्लियर कट बता ही नहीं रहा था। उसे तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मिसेस दत्त किस सबूत की बात कर रही है। वह प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए कहती है, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप लोग मुझे खुलकर बात बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है? प्रिंसिपल सर पियोन को इशारा करते हैं तो वो लैपटॉप में एक वीडियो चला देता है जिसमें ऐश प्रिंसिपल के केबिन में आ रही थी और उनके अलमारी से कागज निकाल पढ़कर उसकी फोटो ले उस रूम से बाहर निकल जाती है।
उस वीडियो को देख ऐश हैरान हो जाती है, वो वीडियो एडिटेड था। ऐश इतने देर तक रूम में नहीं थी और उसने कब अलमारी खोली और कब फोटो ली। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे प्रिंसिपल सर की आवाज आती है, क्या तुम अपने फर्स्ट पेपर के दिन इस रूम में आई थी? जी सर, पर ऐश अभी बोल ही रही थी कि प्रिंसिपल सर दूसरा सवाल पूछते हैं, उस दिन तुमने ये पेपर पढ़ा था? हाँ, पर ऐश बोल ही रही थी कि मिसेस दत्त बात काटते हुए, देखा सर कितनी बेशर्म लड़की है, खुद एक्सेप्ट कर रही थी तुम जैसी बिगड़ी बाप की औलादों के कारण मिडिल क्लास बच्चे सफर करते हैं। कोई ऐश को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आकर्ष जिसकी नजरें ऐश की तरफ थी, उसके आंसू देख उसकी मुट्ठियां कस जाती है। ऐश अपने आंसू पोंछ कहती है, पर सर मैं उस दिन मिसेस दत्त के कहने से आई थी। देखा सर, ये चालाक लड़की को यही कहा था ना, ये बातें घुमाएगी। सभी ऐश को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। ऐश के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, कोई उसे उसकी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। प्रिंसिपल सर आकर्ष की तरफ देखकर कहते हैं कि बताइए प्रोफेसर, क्या किया जाए? ऐश आकर्ष को प्लीडिंग भरी नजरों से देख रही थी कि वो जरूर उस पर विश्वास करेगा और उसका साथ देगा, पर उसकी उम्मीद को तोड़ते हुए आकर्ष ऐश के खिलाफ फैसला लेता। चैप्टर 154 निष्कासित, ऐश का कपूर विला जाना। उस वीडियो को देखने के बाद ऐश शॉक रह जाती है, क्योंकि यह उसी दिन का वीडियो था जिस दिन मिसेस दत्त ने उसे अपने रूम में सामान रखने के लिए कहा था। पर इस वीडियो में कुछ चीज अलग से एडिटिंग की हुई थी, जैसे कि ऐश ने वह पेपर नीचे से उठाया था, पर इस वीडियो में वह अलमारी से एक फाइल निकालते हुए दिख रही थी जिसमें उसकी बैक साइड थी। पीछे से कोई भी देखकर यह बता सकता था कि वह ऐश ही है। ठीक बाद ऐश पेपर पढ़ते हुए दिखती है, जो कि वह मोमेंट था जब अचानक नीचे से उठाकर वह पेपर पढ़ा था। ये सब को देखकर ऐश बिल्कुल शॉक हो गई थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह एक नज़र सभी लोगों की तरफ देखती है तो सभी उसे घृणा से देख रहे थे। उसकी नज़र आकर्ष की तरफ जाती है, जो कि उसे ही घूर रहा था। ऐश अपनी सफाई देते हुए कहती है, सर यह मैंने नहीं किया है और यह वीडियो एडिटेड है, इसमें मैं नहीं हूँ। उस दिन मैं मानती हूँ कि मैं इस रूम में आई थी, पर मैं मिसेस दत्त के कहने पर आई थी। उन्होंने ही एग्जाम के बाद मुझे सामान रखने के लिए दिया था जिससे मैं उनके कमरे में आई। मुझे यह नहीं मालूम था कि यह आपका रूम हो चुका है। ऐश की बात सुन प्रिंसिपल की नज़र मिसेस दत्त की तरफ चली जाती है, जो कि तिरछी मुस्कान लिए उन्हें की तरफ देख रही थी। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसी अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं कि इतने में ही मिसेस दत्त हंसते हुए कहती हैं, देख रहे हैं सर, मैंने कहा था ना कि यह ऐसा ही कुछ कहेगी। सच में ऐश्वर्या, तुम जैसी झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे सबूत तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से पेपर लीक किया और यहाँ सफाई पेश कर रही हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो कि मैंने तुम्हें कहा है यहाँ आने के लिए, जबकि पूरे कॉलेज को पता है कि प्रिंसिपल सर ने कुछ टाइम के लिए मेरा रूम लिया है। प्रिंसिपल सर, मुझे तो लगता है आपको इस जैसी लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन जैसे बच्चों के कारण ही हमारे कॉलेज के बाकी बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारे कॉलेज की अगर बाहर मीडिया में सबको पता चला कितना नामी गिरामी कॉलेज पेपर्स लीक कर आता है और बच्चों को बिना उनकी मेहनत के पेपर लीक करने के बाद पास करता है। आप ही बताइए। सभी मैसेज दत्त की बात पर एग्री करते हैं। प्रिंसिपल आकर्ष को अपना फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। ऐश आकर्ष को उम्मीद से देख रही थी, उसे पूरा यकीन था कि आकर्ष जरूर उस पर यकीन करेगा और उसे अपनी बात प्रूफ करने का मौका देगा। अभी ऐश ये सब सोच ही रही थी कि आकर्ष की आवाज पूरे रूम में गूंज जाती है। मुझे लगता है कि मिस कपूर को कॉलेज से रेस्टिगेट कर देना चाहिए। आकर्ष की बात सुन ऐश को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है और मिसेस दत्त के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। आखिर उसका प्लान जो सक्सेसफुल हो चुका था ऐश को इस कॉलेज से निकालने का। आकर्ष अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब तक जांच टीम ये निर्णय नहीं ले लेती कि आखिर पेपर किसने कैसे और कब लीक किया है, तब तक के लिए मिस कपूर को इस कॉलेज से रेस्टिगेट किया जाता है। हमारी जांच दल की टीम पूरे सबूत को मद्देनजर रखते हुए छानबीन करेगी, उसके बाद ही मिस कपूर के ऊपर ऑफिशियल एक्शन लिया जाएगा। तब तक के लिए मिस कपूर अब कॉलेज नहीं आएंगी।
क्योंकि आज इनका लास्ट एग्जाम था इसलिए आज यह उस एग्जाम को नहीं देंगे और आज सभी के एग्जाम रद्द किए जाते हैं। आज का पेपर नए सिरे से लिया जाएगा। अभी आकर्ष ये सब कह ही रहा था कि यश के सब्र का बांध टूट जाता है और वह रोते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाती है। यश को ऐसे जाता देख मिसेस दत्त का चेहरा जो कि खिला हुआ था वह और भी खिल जाता है और आकर्ष की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं। वह ऐश के पीछे जाना चाहता था पर यहाँ सब की मौजूदगी के कारण वह अपने और ऐश के रिश्ते को ओपन नहीं कर सकता था। आज के क्रूशियल मोमेंट के कारण अभी उसे यह पता लगाना था कि आखिर किसने ऐश के खिलाफ ये सब किया है। उसने अपने विश्वास पात्र आदमी को इस काम में लगा दिया था। आकर्ष के द्वारा हिडन कैमरास जो कि केवल आकाश को ही पता थे वह भी एक साथ उस टाइम पर बंद हो गए। आकर्ष को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन कैमरास के बारे में किसी को भी नहीं पता आखिर वह उस समय के लिए बंद कैसे हो गए और यह कैमरा कैसे चालू रहा जिसमें ऐश पेपर पढ़ते हुए नजर आ रही है। उसे शुरू से ही शक था कि यह किसी की प्लानिंग है और वह ऐश को बेगुनाह साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने यह फैसला लिया। पर इन सब से अनजान ऐश जिसे उम्मीद थी कि उसके प्रोफेसर उसके पक्ष में फैसला करेंगे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह रोते हुए सीधे कॉलेज गेट से बाहर जाती है और कैब रोककर उसमें बैठ जाती है। वह कैब कॉलेज से आगे बढ़ जाती है। ऐश के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कैब ड्राइवर ऐश को रोता देख थोड़ी दूर आगे जाकर कैब रोकता है और कहता है, मैडम आपको कहाँ जाना है। ऐश जो कि अब थोड़ा थोड़ा संभल गई थी वह अपने मोबाइल से तुरंत आकृति जी को कॉल करती है। आकृति जी जो कि हॉल में ही अनुभा जी और अनीशा जी के साथ बैठी हुई थी ऐश का कॉल आता देख जल्दी से उसे रिसीव करती हैं। आकृति जी के कॉल रिसीव करते ही ऐश अपनी आवाज को ठीक कर उनसे कहती है, मॉम क्या मैं कुछ दिनों के लिए कपूर मैंशन चली जाऊं? मैं बहुत दिनों से दादा दादी और आशी से नहीं मिली हूँ। ऐश के ऐसे अचानक कपूर मैंशन जाने की बात सुन आकृति जी को कुछ ठीक नहीं लगता। वह उससे कुछ पूछना चाहती थी पर वह ऐश को हाँ करते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा चली जाओ पर घर आकर अपना सामान तो लेते जाओ। नहीं मॉम वहाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं। बहुत दिनों से मैं जाने का सोच रही थी पर कॉलेज और एग्जाम के कारण मैं जा नहीं पाई, इसलिए आज एग्जाम लास्ट था तो मैं जाना चाहती हूँ। आकृति जी ऐश की पूरी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल बेटा चली जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। और हाँ माँ को मेरा नमस्ते कहना और आशी को प्यार देना। इतना बोल आकृति जी कॉल कट कर देती हैं। अनुभा जी और अनिशा जी उन्हें ही देख रहे थे। आकृति जी उन्हें ऐश की पूरी बात बताती है जिसमें अनुभा जी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, सही तो कह रही है ऐश, कितने दिन हो गए वह वहां नहीं गई, आखिर उसे भी तो वहां की याद आती होगी। ठीक किया बहू जो तुमने उसे रोका नहीं। ऐश ड्राइवर से कपूर मैंशन का पता बता उस तरफ चलने की ओर कहती है। कुछ ही देर में ऐश कपूर मैंशन पहुंच जाती है। वह जैसे ही कपूर मैंशन के अंदर आती है तो पूरा घर खाली था। वह मेड से दादी माँ दादाजी के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वह दोनों ही 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐश आशी के बारे में पूछती है तो मेड उसे बताती है कि वह अभी स्कूल गई हुई है। ऐश हाँ मैं सरहिला चुपचाप अपने बेडरूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक कर बेड पर पेट के बल लेट सुबकने लगती है। उसने इतनी देर से जो अपने आंसू कंट्रोल किए थे वह झरझर कर बहने लगते हैं। काफी देर तक रोने के बाद ऐश धीरे धीरे वैसे ही बेड पर सो जाती है। दूसरी तरफ आकर्ष सारी बात सेटल करने के बाद कॉलेज से निकलता है और सीधे रायविला की ओर जाने लगता है। आकर्ष अपने बड़े बड़े कदमों से रायविला के अंदर आता है और सीधे अपने रूम की ओर चला जाता है। आकर्ष जैसे ही रूम में आता है तो रूम की लाइट बंद थी। वह चारों तरफ ऐश को देखता है जो कि उसे नहीं दिखती। वह बाथरूम में जाकर चेक करता है, वहां भी ऐश नहीं थी। ऐसे ही वह ऐश को सभी जगह ढूंढता है पर ऐश उसे कहीं नहीं दिखती। अब उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था कि आखिर ये लड़की जा कहाँ सकती है। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर अपनी माँ के रूम में आता है जहां आकृति जी कपड़े जमा रही थी। वह सीधे उनसे ऐश के बारे में पूछता है तो आकृति जी उसे बताती हैं कि वह कपूर मैंशन गई है। आकृति जी की बात सुन आकर्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह बिना कुछ कहे उनके रूम से बाहर निकल सीधे पार्किंग एरिया में आता है और तेजी से अपनी कार को मोड़ रायविला से बाहर निकल जाता है। आकृति जी तो आकर्ष की तेजी देखते ही रह गई थी। अब उन्हें अपना शक सही होते हुए नजर आ रहा था। वह अभी आकर्ष के पीछे जाती कि इतने में ही उनका कॉल बजने लगता है। वह कॉल रिसीव करती है तो सामने से हर्ष जी का कॉल था।
दूसरी तरफ आकर्ष तेजी से कार ड्राइव करते हुए कपूर विला की ओर आ रहा था। उसके हाथों की नसें तनी हुई थी और उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह ऐश की हालत समझ रहा था, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़कर कपूर विला जाने की। वो लोग बात भी तो कर सकते थे ना। क्या ये लड़की इन छोटी छोटी बातों में उसे छोड़कर सीधे कपूर विला भागेगी? एक बार उसे उससे बात तो करनी चाहिए थी। कैसे वह गुस्सा होकर उसे छोड़कर वहां जा सकती है? उसे ऐश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में तमतमाते हुए तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। आकाश कुछ ही देर में कपूर विला पहुंच जाता है। कार को पार्क कर वह सीधे ऐश के रूम की ओर बढ़ जाता है। सभी मेड आकर्ष को इतने गुस्से में देख पीछे हट जाते हैं। आकर्ष सीधे ऐश के रूम की ओर जाता है। वह जैसे ही रूम को खोलने वाला था, रूम अंदर से लॉक था। वह मेड से दूसरी की लाने बोलता है। मास्टर की से आकर्ष रूम खोलता है और सीधे अंदर चला जाता है। चैप्टर 155 किसस। आकर्ष जैसे ही कपूर विला पहुंचता है, वह तुरंत घर के अंदर जाने लगता है। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो सीधे ऐश के रूम की तरफ बढ़ता है। सारी मेड्स आकर्ष को इतनी जल्दबाजी में आते देख साइड हो जाती हैं। उन्होंने एक शब्द भी आकर्ष को नहीं कहा था, क्योंकि वह जानते थे कि आकर्ष इस घर का दामाद है। और कुछ तो आकर्ष के ऑरे का असर था। आज आकर्ष का ऑरा ही कुछ अलग था, जिससे उन्हें उससे डर लग रहा था। आकर्ष जब ऐश के रूम के बाहर पहुंचता है, वह रूम के नोब को खोलने लगता है, पर रूम अंदर से लॉक होने के कारण रूम खुल नहीं रहा था। आकर्ष एक मेड को इशारा कर अपने पास बुलाता है। वह मैन डरते हुए आकर्ष के पास आती है। आकर्ष उससे कहता है, इस रूम की मास्टर की कहाँ है? वह मेड हल्का हकलाते हुए कहती है, बड़े मालिक के स्टडी रूम में। मेरे लिए लेकर आओ, अभी के अभी। वह मेड जल्दी से स्टडी रूम की तरफ जाती है और वहां से मास्टर की लेकर आती है। आकाश उस मास्टर की के द्वारा ऐश के रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर जा रूम को लॉक कर देता है। वह मेड अभी भी बाहर ही खड़ी थी। आकर्ष के ऐसे मुंह पर दरवाजा बंद करने से वह हल्का सकपका जाती है और वहां से चली जाती है। आकर्ष जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सामने का सीन देख चौंक जाता है। ऐश रूम में नहीं थी, उसका पूरा बेड खाली था। अब आकर्ष के माथे की नसें दिखने लगी थी। वह अपने माथे पर हाथ फेर बाथरूम की तरफ जाता है और दरवाजा खोलकर देखता है, वहां भी ऐश नहीं थी। ऐश के ना मिलने से आकर्ष को गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन गुस्से में कहता है, आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? गायब ही हो गई है, कब से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही है। इतने में ही आकर्ष की नजर बालकनी की ओर जाती है। ऐश के रूम की खुली हुई बालकनी को देख आकर्ष सीधे उस तरफ चला जाता है। आकर्ष बालकनी में आकर देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह पहले भी ऐश के रूम में आया था, पर रात के समय ऐश की पूरी बालकनी में एक मिनी गार्डन था और बालकनी काफी बड़ी थी। वही बालकनी में ऐश घास में लेटी हुई थी। ऐश को उस वाइट कलर के सूट में ऐसे हरी हरी घास में लेटा देख आकर्ष के दिल की धड़कनें रुक जाती है। वह एक पारी के जैसे लग रही थी। आज उसने एक शिफॉन का सूट पहना हुआ था, जिसमें सामने की तरफ से एक कट था, जिससे उसका गोरा और पतला पेट उभर कर दिख रहा था और उसकी वह नाभि, जिस पर हमेशा ही आकर्ष का दिल आ जाता था। वह वैसे ही ऐश को देखते हुए अपनी कदम आगे बढ़ाने लगता है और अपने घुटने के बल बैठ ऐश को प्यार भरी नजरों से घूरने लगता है। ऐश इस समय आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसकी सांसों से आकर्ष को महसूस हो रहा था कि वह सो रही है। अभी आकर्ष ऐश को देख ही रहा था कि एकदम से उसके गाल पर एक बूंद आकर टपकता है। ऐश के गाल पर वह बूंद देख आकर्ष ऊपर सिर करके देखता है तो वहां एक मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ था, जिसमें से शहद टपक रहा था और जो कि ऐश के गालों पर गिरा था। उस शहद को ऐश के गालों पर देख आकर्ष के पूरे शरीर में कर्क दौड़ जाता है। वह अपने सूख चुके होठों पर जीभ फिरा ऐश को काफी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। वह धीरे धीरे ऐश के चेहरे की तरफ झुकते हुए अपने होठों को ऐश के गाल के पास ले जाता है और उस शहद को जीभ से लिक करते हुए उससे शक कर लेता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश हल्का कसमसा जाती है और वापस से सो जाती है। आकर्ष ने यह इतनी सेक्सी तरीके से किया था, जिससे अगर कोई भी उसे ऐसे करते हुए देखता तो देखता ही रह जाता। आकाश काफी रोमांटिक वे में ऐश के गालों को शक कर रहा था। ऐश के गालों को मन भरकर शक करने के बाद आकर्ष उससे दूर होता है कि तभी उसकी नजर ऐश के पेट पर पड़ी शहद की बूंद पर जाती है।
अब तो आकर्ष के सब्र की सीमा ही खत्म हो गई थी। नाभि के पास गिरी उस बूंद को देख आकर्ष का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह ऐश के पेट की तरफ बढ़ने लगता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा अभी उसने कुछ देर पहले किया था। वह अपने होठों से ऐश के पेट पर शक करते हुए जीभ द्वारा उस शहद की बूंद को अपने मुंह के अंदर ले लेता है। अपने पेट पर किसी गर्म चीज का स्पर्श महसूस कर ऐश अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो किसी को अपने ऊपर झुका देख ऐश हड़बड़ाते हुए उठने लगती है। पर आकर्ष जो कि अब बहक चुका था वह ऐश के दोनों हाथों को पकड़ उसके ऊपर आ जाता है। आकर्ष ने ये सब इतना तेजी से किया था कि ऐश हैरान ही हो गई थी। आकर्ष उसके ऊपर लेटा हुआ था। ऐश और आकर्ष का चेहरा एक दूसरे के करीब था। आकर्ष की इतनी इंटेंस नजरों को देख अचानक ही उसे कॉलेज का वह सीन याद आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह आंसू ऐश की आंखों से बहते हुए आंखों के कोने से नीचे जा रहे थे। आकर्ष ऐश को ऐसे रोता देख सहन नहीं कर पाता और उसके आंसुओं को अपने होठों से शक कर लेता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आकर्ष उसके दोनों आंखों के आंसुओं को शक करने के बाद उसके चेहरे की तरफ देखता है। ऐश आकर्ष से कुछ नहीं बोल रही थी पर दोनों ही कुछ इस तरह की पोजीशन में थे कि वह बस एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। आकर्ष बिना देर किए ऐश के होठों से अपने होंठ जोड़ देता है और उसे काफी गहराई से किस करने लगता है। ऐश उसके किस का जवाब नहीं दे रही थी पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह ऐश के कभी अपर लिप को किस करता कभी लोअर लिप को। धीरे धीरे वह ऐश को पैशनेटली किस करने लगता है। आकर्ष ऐश के मुंह में अपनी जीभ को एंटर करना चाहता था पर ऐश भी जिद्दी बनकर अपने मुंह को नहीं खोल रही थी। आकर्ष एक हाथ से ऐश के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके सर के ऊपर टक्कर दूसरे हाथ को धीरे धीरे ऐश के सीने की तरफ ले जाने लगता है और जोर से उसके ब्रेस्ट को प्रेस करता है, जिससे ऐश की चीख निकल जाती है। ऐश के चीखने से उसका मुंह खुल जाता है और आकर्ष जल्दी से अपनी जीभ को उसमें इंटरकर किस करने लगता है। आकर्ष काफी एग्रेसिवली ऐश को किस कर रहा था या ये जताना चाहता था कि वह सिर्फ उसे पनिश कर रहा है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़कर कपूर विला आने की। काफी देर तक ऐश को किस करने के बाद आकर्ष अपने होठों को उसके होठों से अलग करता है। आकर्ष के अलग होने से ऐश लंबी लंबी सांसें ले रही थी क्योंकि आकर्ष ने उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया था। उसके ऐसे सांस लेने से उसका सीना आकर्ष के सीने से टकरा रहा था, जो कि काफी था। आकर्ष की बॉडी को हीट अप करने के लिए वह धीरे धीरे अपने हाथों को ऐश के पेट पर बने कट के जरिए कपड़ों के अंदर ले जाने लगता है। ऐश जो कि अभी यह सब कुछ नहीं चाहती थी वह अपने दोनों हाथों को छुड़ाने लगती है पर आकाश भी जिद्दी था। उसने ऐश के हाथों को काफी कसकर पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ ऐश के कपड़ों के जरिए अंदर जा रहा था भी। आकर्ष का ठंडा और बड़े हाथ को अपने सीने पर महसूस कर ऐश की पूरी बॉडी में कपकपी छूट जाती है। आकर्ष लगातार उसकी आंखों में देखते हुए उसके सीने को डायरेक्टली प्रेस कर रहा था, जिससे अब ऐश की हल्की हल्की आहें निकल रही थी। आकर्ष वापस से ऐश के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है और उसके हाथ लगातार ऐश के उभार पर चल रहे थे। अब ऐश की बॉडी भी धीरे धीरे रिस्पांस करने लगती है। आकर्ष अपने हाथ को ऐश के हाथों से अलग कर नीचे की ओर ले जाने लगता है। जैसे ही ऐश के हाथ आकर्ष द्वारा छोड़ दिए जाते हैं वह अपने दोनों हाथों को आकर्ष के सीने में रख उसे जोरदार धक्का देती है, जिससे आकर्ष दूसरी तरफ गिर जाता है। आकर्ष जो कि काफी बहक चुका था ऐश के ऐसा करने से वह उसे गुस्से में घूरने लगता है। ऐश उसकी घूरती आंखों को इग्नोर कर अपने कपड़ों को सही करती है जो कि आकर्ष ने अस्त व्यस्त कर दिए थे और रूम के अंदर जाने लगती है। आकर्ष ऐश को जाता देख तुरंत उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ऐश आकर्ष के ऊपर गिर जाती है। ऐश के गिरते ही आकर्ष अपने पैरों के बीच में उसके दोनों पैरों को फंसा वापस से उसे नीचे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ऐश कसमसाते हुए कहती है, प्रोफेसर मुझे छोड़िए, मुझे अभी यह सब नहीं चाहिए, प्लीज मुझे छोड़िए। और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं आपसे कुछ दिनों की दूरी चाहती थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, पर आप मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। आकर्ष ऐश की सारी बातें सुन रहा था। वह ऐश की दूरी वाली बात सुन अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बीवी मुझसे कुछ दिन दूर क्यों रहना चाहती है? तुम्हें किसने इजाजत दी मुझसे दूर जाने की? बोलो। आकर्ष ने कुछ इस प्रकार कहा था कि ऐश की पूरी बॉडी ही कांप गई थी। वह हल्का आकर्ष से डर गई थी।
वह हकलाते हुए कहती है, क्या आप भूल गए हैं कि अभी थोड़ी देर पहले कॉलेज में आपने मेरे साथ क्या किया है? क्या आप जानते नहीं हैं कि आपके एक उस बयान के कारण मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है? आखिर आप मेरे साथ यह सब कर कैसे सकते हैं? ये सब कहते हुए यश की आंखों में आंसू आने लगे थे। आकर्ष यश की आंखों में आंसू देख उसे अच्छे से हक कर पलट जाता है और कहता है, शांत हो जाओ, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद ही तुमने डिसाइड करना कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसके पहले तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी आंसू का नहीं गिरना चाहिए, जल्दी से रोना बंद करो। आकर्ष के ऐसे ऑर्डर रिंगटोन में कहने से ऐश अपना रोना बंद करती है। जब आकर्ष देखता है कि ऐश ने रोना बंद कर दिया है तब वह उसे समझाते हुए कहता है, देखो, उस समय मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं, ना कि पति, और यह बात तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। यदि मैं हम दोनों के रिलेशन को वहां ओपन करता तो सबको यही लगता कि मैंने जानबूझकर तुम्हें वह पेपर्स दिए हैं जिससे तुम यूज कर पास हो सको, और तुम गलत ही साबित होती। जो भी उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं वह सही साबित हो जाता। मैंने अभी सिर्फ कुछ समय के लिए तुम्हें कॉलेज से रेस्टिगेट किया है। इस बीच हम पता लगा सकते हैं कि आखिर इन सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड है जिसने तुम्हें फ्रेम किया है। उस वीडियो को देखने से कोई भी कह सकता है कि वह तुम ही थी जिसने पेपर प्रिंसिपल की अलमारी से निकाला है और उसे पढ़कर उसे लीक किया है। इसीलिए मुझे कुछ समय चाहिए था तुम्हें निर्दोष साबित करने का, और मुझे यही अच्छा सही लगा। यदि मैं उन लोगों के ऊपर छोड़ता तो वह तुम्हें इससे और कड़ी सजा दे सकते थे, जिससे तुम्हारा आने वाला फ्यूचर काफी इफेक्ट होता। अभी कुछ समय की बात है, थोड़ा मैनेज कर लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उन लोगों ने जो भी तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वह मैं सब क्लियर कर दूंगा। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? आकाश की पूरी बात सुन ऐश उसकी आंखों में देख रही थी और धीरे से हाँ में सर हिला देती है। आकर्ष ऐश के ऐसे बच्चों जैसे सर हिलाने से मुस्कुराते हुए उसकी माथे को चूमता है और कहता है, और इन छोटी छोटी बातों में कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, तुम्हें मुझसे पहले एक बार बात करनी चाहिए थी। आकर्ष के ऐसा कहने से ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, उस समय मुझे यही सही लगा। मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती थी और मुझे मालूम था कि यदि मैं घर जाऊंगी तो आप वहां मुझे अकेले नहीं रहना देंगे, और मुझे उस टाइम पर आपके ऊपर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने ये सब किया। ऐश के ऐसे कहने से आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम मुझसे दूर होना चाहती हो, इसके लिए तो तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। आकर्ष की सजा वाली बात सुन ऐश कुछ रिएक्ट करती कि आकर्ष उसे बिना समय दिए तुरंत उसके होठों को कैप्चर कर लेता है और किस करने लगता है। अब ऐश तो आकर्ष के ऐसा करने से शॉक ही रह गई थी। आकर्ष काफी इंटेंसली उसे किस कर रहा था। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश भी धीरे धीरे उसके किस में रिस्पांस करने लगती है, जिससे आकर्ष ऐश को पूरी तरह नीचे लेटा वापस से उसके ऊपर आ जाता है और उसे काफी एग्रेसिवली किस करने लगता है। चैप्टर 156 रोमांस। आकर्ष का ऐश को परेशान करना। धीरे धीरे वह आंचल के करीब जाने लगता है, उसकी गर्दन के पास से उसकी खुशबू को खुद में उतारने लगता है। वह अपने होठों से आंचल की गर्दन पर छोटी छोटी किस करने लगता है। अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस कर आंचल, जो कि सोई हुई थी, वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। जैसे ही आंचल अपनी आंखों को खोलती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भारी सी चीज है और वह लगातार उसके गले को किस कर रही है। उस जानी पहचानी खुशबू और टच को महसूस कर आंचल की आंखें बंद हो जाती है। आखिर वह इस टच को कैसे भूल सकती थी? यह इकलौता टच था जो कि उसे इस रिश्ते में रहने के लिए बांध के रखता था, वरना आंचल इस रिश्ते से पहले ही दूर चली जाती। वह शख्स धीरे धीरे आंचल के गर्दन से होते हुए उसके होठों के ऊपर बने तिल पर किस करता है और अपने ठंडे और मोटे होंठ उसके पनखुड़ी जैसे होंठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। अपने होठों पर उस शख्स के होठों का टच महसूस कर आंचल के हाथ अपने आप ही उसके बालों पर कस जाते हैं और वह भी उस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। ये स्टोरी है आंचल की, जो कि अपने घर वालों के फोर्स करने पर बंध जाती है ऐसे रिश्ते में जिसमें उसे सब मिलता है पर प्यार नहीं। बचपन से प्यार के अभाव में आंचल को उम्मीद थी कि उससे एक प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा, पर उसके सपने चकनाचूर हो गए।
उसके पापा उससे नफरत करते थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। अपने पापा का प्यार पाने के लिए और अपने परिवार को आर्थिक मदद के लिए वो कर लेती है शौर्य राजवंश से शादी। उनकी शादी पारिवारिक समझौता था जिसमें आंचल को राजवंश परिवार का उत्तराधिकारी देना था, पर अपनी 3 साल की शादी में वो शौर्य को एक बच्चा नहीं दे पाती है, जिससे आए दिन उसे अपनी सास से खरी खोटी सुनने मिलती थी। इन सब में वो अकेली थी क्योंकि उसका क्रूएल पति बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था। उसने कभी आंचल से प्यार नहीं किया। एक सुबह उसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन कॉल आता है। उसके पति ने 3 साल में पहली बार उसे डिनर डेट के लिए इनवाइट किया था। आंचल की खुशी का ठिकाना नहीं था, आखिर उसे भी अपने पति का प्यार चाहिए था। आंचल जब वहां पहुंचती है तो शौर्य की बात सुन उसकी पूरी दुनिया लूट चुकी थी। उसके पति ने उसे शादी की एनिवर्सरी के दिन उससे डाइवोर्स मांगा था। आखिर क्या कारण है शौर्य के ऐसा करने के पीछे? क्या शौर्य बाद में पछताएगा? शौर्य के ऐसे रूखे व्यवहार का के कारण क्या आंचल उसे दोबारा अपनाएगी? जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी स्टोरी BILLIONAIR हॉट वाइफ। दोस्तों, पढ़ना जरूर। अब आगे। आकर्ष ऐश को किस कर रहा था। वह काफी अग्रेशन के साथ उसे पैशनेटली किस किया जा रहा था कि एकदम से ऐश उसके सीने पर हाथ रख उसे रोक लेती है। आकर्ष जो कि वहक चुका था ऐश के दोबारा रोकने से, वह उसे चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या हुआ? सारी बातें तो क्लियर हो गई ना? तुम मेरे रोमांस के बीच में क्यों बार बार ब्रेक का काम कर रही हो? आकाश के ऐसा बोलने से ऐश आंखें छोटी करते हुए कहती है, आपको तो रोमांस की पड़ी है। जगह और लोकेशन अच्छी है कि नहीं? यहाँ इस समय हम लोग बालकनी में हैं। आकर्ष चारों तरफ देखता है तो सच में बालकनी पूरी ओपन थी। अभी ऐश ये सब बोल ही रही थी कि आकर्ष बिजली की तेजी से ऐश को गोद में उठाता है और सीधे रूम की ओर चला जाता है। ऐश तो आकर्ष की तेजी देखते ही रह गई थी। आखिर इस लड़के को रोमांस के अलावा कुछ आता है कि नहीं? जब भी बात रोमांस की आती थी आकर्ष कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाया करता था। वह ऐश को लेकर रूम में आता है और बेड पर एक सामान के जैसे पटक देता है। आकर्ष के ऐसे छोड़ने से ऐश की आंखें बड़ी हो गई थी, पर ऐश का बेड काफी सॉफ्ट था जिसके कारण आकर्ष के छोड़ने पर ऐश ऊपर उठकर वापस से बेड पर गिर जाती है। आकर्ष अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वैसे ही ऐश के ऊपर आ गिरता है। आकर्ष के ऐसा करने से वह जल्दी से बाजू हट जाती है। आकर्ष सीधे पेट के बल बेड पर आकर गिरता है और गुस्से से ऐश को घूरने लगता है। ऐश हंसते हुए कहती है, मजा आया? अभी आपने मेरे साथ यही किया था। आकर्ष उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, हंस लो। थोड़ी देर बाद तुम्हारी ये हंसी चीखों में ना बदल दी तो मेरा भी नाम आकर्ष राय नहीं। इसके साथ ही वह ऐश के ईयर लॉब को काट लेता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश की चीख निकल जाती है। आकर्ष उसके गले में छोटी छोटी किस करने लगता है जिससे ऐश की बॉडी सिहर जाती है। वह ऐश को अपने नीचे एडजस्ट करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और अपने होठों को ऐश के होठों से जोड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। उसके हाथ लगातार ऐश की बॉडी पर चल रहे थे। आकर्ष का एक हाथ ऐश के गले पर था जिसे उसने उसके सर को पकड़ा हुआ था और वह काफी अग्रेशन के साथ उसे किस कर रहा था। उसका एक हाथ ऐश की कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा था। कुछ ही देर में वह ऐश के ब्रेस्ट को जोर से प्रेस करता है जिससे ऐश की आह निकल जाती है। आकर्ष इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से उसके मुंह में अपनी जीभ को इंटर कर देता है और उसके मुंह का टेस्ट लेने लगता है। आकर्ष ने ऐश के मुंह का कोई कोना भी नहीं छोड़ा था। वह ऐश की भीनी भीनी खुशबू में खोता चला जा रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे ऐश की कुर्ती के अंदर जाते हैं और वह अपने हाथों से ऐश की स्किन को टच करते हुए उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगता है। आकर्ष इतना एक्साइटेड हो गया था कि वह ऐश के सूट को दोनों हाथों से पकड़ फाड़ देता है। ऐश जो कि आकर्ष के किस करने में खोई हुई थी, अपने सूट की फटने की आवाज सुन वह अपनी आंखें खोल तुरंत देखती है तो उसका सूट सामने से पूरा फटा हुआ था। वह आकर्ष को गुस्से में घूरते हुए कहती है, आपने मेरा नया सूट फाड़ दिया। आकर्ष ऐश के कान में किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे 10 सूट ला दूंगा, प्लीज इस मोमेंट में कुछ मत कहो। और वह ऐश की ब्रा को झटके से निकाल उसके ब्रेस्ट को मुंह में ले शक करने लगता है और एक हाथ से उसको प्रेस करने लगता है। ऐश की हल्की हल्की आहें निकल रही थी। आकर्ष काफी तेजी से शक किया जा रहा था। ऐश के हाथ आकर्ष के सिर पर थे, वह उसके बालों को सहला रही थी। आकर्ष महसूस कर सकता था कि ऐश उसके सर का दबाव अपने सीने पर कर रही है। आकर्ष ऐश के ऐसा करने से और भी स्पीड से शक करने लगता है। धीरे धीरे आकाश के हाथ ऐश के निचले एरिया की तरफ जाते हैं।
और वह उसके वुमेनहुड को अपने हाथ से सहलाने लगता है। अपनी वुमेनहुड पर आकाश के हाथों का स्पर्श पाकर ऐश अपने पैरों को बेडशीट पर रगड़ने लगती है। आकर्ष ऐश के ब्रेस्ट को छोड़ उसके कान में धीरे से कहता है, यू आर वेरी एक्साइटेड हूँ। मेरे थोड़े से टच से ही तुम काफी एक्साइटेड हो जाती हो। आकर्ष की ऐसी वल्गर बातें सुन ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। आकर्ष उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और उसके निचले कपड़ों को निकाल इंटेंस नजरों से उसके वुमेनहुड को देखने लगता है। आकर्ष के ऐसा देखने से ऐश को बहुत ही शर्म आ रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके प्रोफेसर इतने बेशर्म भी हो सकते हैं। आकर्ष ऐश को इंटेंस नजरों से देख अपने होठों पर सेडिक्टिव वे में अपनी जीभ को फिराता है और धीरे से अपने होठों को ऐश के मोटे और वेट होठों पर रख उन्हें शक करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करते ही ऐश की सिसकी निकल जाती है। आकर्ष काफी सेक्सी वे उसे शक किया जा रहा था। ऐश लगातार आकर्ष के सिर का दबाव अपने फेमिनी पॉइंट पर कर रही थी। काफी देर तक कुछ शक करने के बाद आकर्ष अपना सर ऊपर करता है और घुटनों के बल बैठ अपने निचले कपड़ों को निकलने लगता है। अपने कपड़ों को निकालने के बाद आकर्ष वापस से ऐश के ऊपर आता है और अपने हार्ड सॉफ्ट को ऐश की वुमेनहुड में सेट का एक जोरदार थरस्ट करता है, जिससे ऐश की चीख निकल जाती है। आकर्ष ऐश की चीख सुन उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करते हुए अपनी कमर को मूव करने लगता है। आकर्ष अभी यह सब प्यार से कर रहा था, पर जैसे समय बीत रहा था आकर्ष और भी वाइडली ऐश के साथ पेश आने लगता है। वह काफी तेजी से अपनी कमर को मूव करते हुए थरस्ट किया जा रहा था, जिससे ऐश की आंखें चीखों में बदलने लगी थी। ऐश को ऐसे प्लेजर से चीखते सुन आकर्ष तिरछी मुस्कान ले ऐश की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हंसी को चीखों में ना बदल दिया तो कहना। आकर्ष के ऐसा कहने से ऐश एक थप्पड़ उसके कंधे पर मारती है, पर आकर्ष उसे इग्नोर कर और तेजी से अपनी कमर को मूव करने लगता है। आकर्ष में ऐश के दोनों पैरों को अपनी कमर पर रेप कर लिया था और वह पूरी तरीके से ऐश के अंदर एंटर कर रहा था, जिससे ऐश को आकर्ष की हार्ड और थिक सॉफ्ट अपने अंदर काफी डीप महसूस हो रही थी। वह चीखते हुए आकर्ष से कह रही थी, प्लीज स्लो डाउन, बहुत डीप है, पर आकर्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार थरस्ट किया जा रहा था। कुछ ही टाइम बाद आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है और अपने लव जूस को ऐश के अंदर ही रिलीज कर देता है और वैसे ही इसके ऊपर गिर जाता है। आकर्ष की गर्म सांसें ऐश को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ऐश और आकर्ष दोनों ही पसीने से भीगे हुए थे। ऐश लगातार हाफ रहे थे, जिससे उसका खुला हुआ सीना आकर्ष के खुले हुए सीने से टकरा रहा था, जो कि काफी था आकर्ष को वापस से एक्साइट करने के लिए। अभी आकर्ष ऐश की बॉडी से निकला भी नहीं था कि ऐश को आकर्ष की हॉट और हार्ड शैफ्ट अपने अंदर महसूस होती है और वह अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर आकर्ष को देखने लगती है। ऐश को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी इतनी देर तक आकर्ष ने उसके साथ इंटीमेसी की है और यह वापस से एक्साइटेड हो गया। अब ऐश में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी आकर्ष को झेलने की, पर आकर्ष को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह रुकने वाला है। आकर्ष उसे बहुत ही वाइल्ड नजरों से देखते हुए तेजी से अपनी कमर को मूव करने लगता है। वहीं ऐश की आंखों में मिन्नत थी। वह आकर्ष को मना करते हुए कहती है, प्लीज प्रोफेसर, अभी तो आपने किया है, अब नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। पर आकर्ष ऐश की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही ऐश को गोद में उठा ऐश की स्टडी टेबल की ओर ले जाता है। आकर्ष के ऐसा अचानक उठा लेने से ऐश को दर्द होता है और उसकी चीख निकल आती है, क्योंकि आकर्ष बिना उससे अलग हुए ही उसे उठाकर टेबल पर बिठा दिया था। आकर्ष ऐश को टेबल में बिठा अपनी कमर को मूव करते हुए थरस्ट कर रहा था। ये पोजीशन ऐश के लिए काफी दर्दनाक थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर धीरे धीरे ऐश को भी मजा आने लगता है और वह मौन करने लगती है। आकर्ष लगातार उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। कुछ ही टाइम बाद आकर्ष वापस से ऐश के अंदर रिलीज होता है। ऐश और आकर्ष दोनों ही अपनी सांसों को संभाल रहे थे। आकर्ष ऐश को वैसे ही गोद में उठा बाथरूम के अंदर चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो ऐश की बॉडी को साफ करता है। ऐश में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। आकर्ष ऐश की बॉडी को अच्छे से साफ करने के बाद उसे बेड पर लेटा कवर्ट से एक कंफर्टेबल पेयर निकलता है और उसे पहन देता है और खुद अपनी कमर में टॉवल लपेट ऐश के बाजू में लेट जाता है। ऐश की कमर में हाथ डाल वह उसे खुद से चिपका दोनों के ऊपर एक पतली सी चादर डाल देता है। कुछ ही देर में आकर्ष की नींद लग जाती है। दोनों ही पति पत्नी अपनी हॉट इंटीमेसी के बाद सुकून से आराम फरमा रहे थे।
पर आने वाला वक्त कुछ लोगों के लिए सही नहीं था। जिन लोगों ने आज ऐश के साथ गलत किया था, आकर्ष उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। चैप्टर 157 कॉलेज से निकाल देना। कपूर विला। आशी अभी डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि एक मेड खाना परोसते हुए दूसरी मेड से कहती है, शालू तुम जाकर ऐश बिटिया को बुला लाओ। आशी जो अपना मोबाइल चला रही थी, जैसे ही वह उनकी बात सुनती है वह चहकते हुए कहती है, क्या दी घर आई हुई है? तो मेड हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ जब आप अपने रूम में थी तब मैडम आई हुई थी। आशी जल्दी से उठकर ऊपर रूम के ओर जाते हुए कहती है, आप रहने दो, मैं खुद दी को बुलाकर लाती हूँ। शालू जो कि ऐश को बुलाने जा रही थी वह रुकते हुए कहती है, अरे अरे सरिता, तुमने आशी बिटिया को रोका क्यों नहीं? ऐश्वर्या बिटिया के रूम में क्यों भेज दिया? तुम्हें पता नहीं है कि दामाद जी आए हुए हैं और वह काफी गुस्से में भी थे। मुझे नहीं पता था। शालू तुम रोको आशी बिटिया को। शालू आशी को रोकने के लिए जाती है कि इतने में ही आशी ऐश के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। यहाँ ऐश के रूम में दोनों ही कपल एक दूसरे को टाइटली हग करके लेटे हुए थे। ऐश के चेहरे पर अभी भी थकान साफ दिख रही थी। आकर्ष ऐश को अपनी बाहों की गिरफ्त में लिए आराम से सो रहा था कि इतने में ही उसे जोर जोर से रूम खटखटाने की आवाज आती है। अपनी नींद में खलल पड़ने पर आकर्ष एकदम से जाग जाता है और अपने सीने से लगी अपनी बीवी को देखता है, जो कि इतने शोर में भी बड़े ही आराम से सो रही थी। आकर्ष ऐश को अपनी प्यार भरी नजरों से देख उसके माथे को चूमता है, बिस्तर से उठ जाता है। आकर्ष जल्दी से अपनी पैंट और शर्ट पहनता है और गेट खोलता है। आशी लगातार बार बार नॉक कर रही थी। इतने दिनों बाद अपने दी से मिलने की एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर अलग ही दिख रही थी। अभी आशी एक बार और नॉक करने वाली थी कि इतने में ही आकर्ष सामने से दरवाजा खोल देता है। आशी एकदम से आकर्ष को अपने सामने देख हल्का सकपका जाती है, क्योंकि यह आशी और आकर्ष की पहली मीटिंग थी। आकर्ष भले ही ऐश को विदा करने आया हुआ था, पर उसने आशी से कोई बातचीत नहीं की थी। अचानक से आकर्ष को ऐश के रूम में देख आशी को अजीब लगता। आकर्ष आशी को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहता है, क्या हुआ लिटिल वन, तुम इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रही थी? आशी आकर्ष की इतनी भारी आवाज सुन हल्का डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, वो मुझे नीचे पता चला कि दी आई हुई है, तो उनसे मिलने की एक्साइटमेंट के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया। आकर्ष आशी की बात सुन हल्का सा पीछे मुड़ ऐश को देखता है और आशी को कहता है, तुम्हारी दी अभी सो रही है, कुछ जरूरी काम था क्या? आशी तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं वह डिनर का टाइम हो गया है तो मैं उन्हें बुलाने आई थी। तुम चलो नीचे, मैं उससे उठाकर लाता हूँ। आशी तुरंत हाँ में सिर हिला भाग जाती है। आकर्ष आशी को इतनी जल्दी भागते देख हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, शक्ल से बिल्कुल अपनी बहन पर गई है, बस हरकतें उसके जैसी ना हो। आकर्ष ऐश को उठाता है पर वह मुंह बनाते हुए आकर्ष से कहती है, प्लीज प्रोफेसर मुझे सोने दीजिए, आपने बहुत ज्यादा मुझे थका दिया है। बाद में सो लेना, पहले डिनर कर लो, मुझे भूख नहीं है। कई बार है ऐश को उठाने के बाद भी जब वह नहीं उठती तो आकर्ष एक गहरी सांस ले बाथरूम में जाता है और फ्रेश होकर नीचे चला जाता है। नीचे आशी चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। आर्श को अकेला आया देख वह उससे पूछना चाहती थी कि उसकी दी क्यों नहीं आई, पर आशी को आकर्ष से डर लग रहा था। आकर्ष नीचे आकर आशी से कहता है कि तुम्हारी दीदी अभी सो रही है, उन्होंने बाद में डिनर करने के लिए कहा है, तो मैं डिनर उनके लिए ऊपर लेते जाऊंगा। जब वह उठेगी तो मैं खिला दूंगा। आशी चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है और खाना खाने लगती है। आकर्ष आशी से वैसे ही भारी आवाज में कहता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशी थोड़ा हकलाते हुए कहती है, ठीक चल रही है जीजू। इस साल तुम्हारे बोर्ड्स हैं ना? हाँ जीजू, नेक्स्ट ईयर में कॉलेज करूंगी। क्या सोचा है तुमने, किस कॉलेज में जाओगी? आकर्ष के ऐसा पूछने से आशी थोड़ा सकपका जाती है और कुछ नहीं बोलती। आशी तरफ से कोई जवाब आया ना देख आकर्ष उसकी तरफ देखता है तो आशी के माथे पर पसीने थे और वह चुपचाप नीचे सिरकर अपना डिनर कर रही थी। आकर्ष आशी को ऐसे खुद से डरता देख मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? आकर्ष के ऐसे डायरेक्टली पूछ लेने से आशी हड़बड़ा जाती है और उसकी चम्मच नीचे गिर जाती है। वह आकर्ष से सॉरी बोल नीचे चम्मच उठाने लगती है। आकर्ष अभी भी आशी को देख रहा था।
खुद को आकर्ष द्वारा ऐसे घूर के देखे जाने पर आशी धीरे से कहती है, नहीं जीजू, मैं आपसे नहीं डरती। पर तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे तरफ देखकर बात ही नहीं कर रही हो। क्या मैं इतना डरावना दिखता हूं कि तुम मुझसे ऐसे डर रही हो? आशी धीरे से अपना सर उठाकर देखती है। आकर्ष ऐश के दूसरे वर्जन को देख रहा था, जो कि उसे बिल्कुल हटके ही था और उसे यह वर्जन बहुत ही क्यूट लग रहा था। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? आशी धीरे से आकर्ष की बात का जवाब देते हुए कहती है, आप कॉलेज के प्रोफेसर हैं ना? मैंने सुना है कॉलेज के प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। और दी भी आपके बारे में अक्सर यही बताती थी कि आप बहुत से स्ट्रिक्ट हैं, जब उन्हें आपकी और उनकी शादी के बारे में पता नहीं था। अच्छा, तुम्हारी दी मेरी बुराई करती थी तुम्हारे सामने? नहीं जीजू, ऐसा नहीं है। वह हम लोग सब लोग बैठते थे तो दी अपने कॉलेज के बारे में बताती थी दादी से, तो वह आपका भी जिक्र करती थी, तो बस इसलिए मुझे आपसे थोड़ा सा डर लगता है। मुझे ये तो समझ आता है कि तुम्हारी दी पढ़ाई में नहीं अच्छी थी, इसलिए मैं उसके लिए स्ट्रिक्ट था, पर जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, फिर तुम्हें मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारे लिए स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा। वैसे भी मैं यहाँ पर प्रोफेसर नहीं, तुम्हारी दी का हस्बैंड और तुम्हारा जीजू हूँ। यदि तुम मुझसे ऐसे डरोगी तो मैं खुद भी अनकंफर्टेबल फील करूँगा। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा फील करूँ? आकर्ष की बात सुनकर आशी नामे है सर हिलाती है। उसे आकर्ष की यह बात अच्छी लगी थी कि वह उसे इंटेलिजेंट समझता था। वह हल्का मुंह बनाते हुए कहती है, जीजू आप तो ये कह रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? क्या आपकी बीवी भी यही सोचती है मेरे बारे में? जब देखो वह मुझे आए दिन सुनाती रहती है। आप उसको कुछ बोलते क्यों नहीं है? यहाँ तक कि दादी माँ भी उसी का साथ देती है। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी दी उठेगी ना तब मैं उन्हें समझा दूंगा। चलो जल्दी डिनर करो, और आपसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आकर्ष की बात सुन आशी मुस्कुराते हुए डिनर करने लगती है। दोनों ही डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आकर्ष जब अपने रूम में आता है तो ऐश उसे सोते हुए ही दिखती है। ऐश को ऐसे सोता देख गहरी सांस लेता है और बालकनी में जा मोबाइल निकाल अपने आदमी को कॉल करता है। पता चला किसने कॉलेज के हिडन कैमरा बंद किए थे। सर, एक वीडियो में लिंक मिला है, मैं आपको सेंड कर रहा हूं। ठीक है, भेजो। कुछ ही देर में आकर्ष के मोबाइल में एक वीडियो आती है। उस वीडियो को देखकर आकर्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी मुठ्ठियां कस जाती है, और वह वैसे ही गुस्से से कहता है, यह आपने ठीक नहीं किया, इसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरे दिन आकर्ष ने ऐश को घर चलने के लिए कहा, पर ऐश ने मना कर दिया। उसे अब बहाना भी मिल गया था कि दादा दादी यहाँ पर नहीं और आशी अकेली है। हालांकि आकर्ष उसे अकेला छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर अभी उसे बहुत से काम निपटाने थे। इसीलिए वह ना चाहते हुए भी ऐश को कपूर विला में रहने के लिए बोल देता है। करीब उस हादसे को हुए 1 हफ्ते बीत चुके थे। अनोखी ऐश के पास आई थी। अनोखी को ऐश ने सारी बात बता दी थी। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि कॉलेज में इतनी बड़ी बात हो गई है और यह बात लीक नहीं हुई। सबको यही पता लगा था कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ स्टूडेंट खुश थे और कुछ दुखी। आज आकर्ष ने ऐश को कॉलेज बुलाया हुआ था। आज की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी ठीक 1 हफ्ते पहले थी। ऐश मुजरिमों के जैसे खड़ी हुई थी और मिसेस दत्त आज बिल्कुल तैयार होकर आई थी कि वह ऐश को कॉलेज से निकाल ही देंगी। प्रिंसिपल सर और बाकी मेंबर्स, जिन्हें आकर्ष ने उसके गार्ड द्वारा भेजी गई वीडियो दिखा दी थी, वह गुस्से में सामने की तरफ देख रहे थे। प्रिंसिपल सर गुस्से में कहते हैं, मुझे लगता है कि गुनहगार को इस कॉलेज से निकाल देना चाहिए। जैसे ही ऐश इस बात को सुनती है वह तुरंत आकर्ष की तरफ देखने लगती है और मिसेस दत्त के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो तिरछी नजर से ऐश की ओर देखती है। उन्हें पूरा यकीन था कि आज ऐश का आखिरी दिन है। चैप्टर 158 ब्लैक लिस्ट किस। आज फिर सभी प्रिंसिपल रूम में थे। आकर्ष प्रिंसिपल सर के बाजू से बैठा हुआ था और सभी कॉलेज के बोर्ड ऑफ मेंबर्स साइड में प्रिंसिपल सर के सामने एक लैपटॉप रखा हुआ था, जिसमें वह वीडियो चल रही थी जो कि आकर्ष के गार्ड ने भेजी थी। गेट के पास ऐश खड़ी हुई थी और वही साइड में मिसेस दत्त, जो कि मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। वह ऐश की तरफ देखते हुए कहती है, तो सर क्या सोचा है आपने? सारे सबूत मिस कपूर की तरफ है, जैसा कि आप सभी ने उस वीडियो में देखा था।
ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है कि हमारे इतने बड़े कॉलेज से किसी ने पेपर लीक किया और हमें कानो कान खबर ही नहीं हुई। वह तो शुक्र हो उस इंसान का जिसने इन्हें पेपर चुराते हुए रंगे हाथ देखा और इनका वीडियो लीक किया, वरना यह बात कभी खुलती ही नहीं और मिस कपूर आराम से इस कॉलेज से पास आउट होकर निकल भी जाती। इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शर्म और गिल्ट नहीं दिख रहा है। यह आज भी वैसे ही बेशर्मी के जैसे खड़ी हुई है। आप कुछ कहिए प्रिंसिपल सर, आखिर यह हमारे कॉलेज की गरिमा का सवाल है। प्रिंसिपल एक नज़र आकर्ष की तरफ देखते हैं जो कि उन्हें आगे बोलने के लिए कह रहा था। मिसेस दत्त की बात सुन प्रिंसिपल अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, कह तो आप सही रही है मिसेस दत्त की, पेपर का लीक होना कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे कॉलेज की एक तरह से बदनामी ही है और जिसने इस हरकत को अंजाम दिया है उसे कॉलेज में रहने का कोई हक नहीं है। प्रिंसिपल की बात सुन मिसेस दत्त तिरछा मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक कहा आपने सर। तो मिस कपूर अब आपको इस कॉलेज से निकाला जाएगा और साथ ही साथ सर मैं गुजारिश करूंगी इन जैसे स्टूडेंट को ऐसे ही ना जाने दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए कि आगे से यह कुछ करने से पहले 100 बार सोचें। मैं तो कहती हूँ इन्हें ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए, इन्हें कहीं एडमिशन ही ना मिले, ये स्टूडेंट के नाम पर धब्बा है। ऐश सारी बातें सुन रही थी, उसे हल्का डर भी लग रहा था पर उसे आकर्ष के ऊपर पूरा विश्वास था कि आकर्ष कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए वह शांत खड़ी हुई थी और वह लगातार आकर्ष की तरफ देख रही थी। मिसेस दत्त की बातों में उसका ध्यान ही नहीं था। मिसेस दत्त अपनी जीत पर इतराते हुए कहती हैं, कहिए सर जो मैंने कहा वह सही है कि नहीं। प्रिंसिपल सर मिसेस दत्त की बात सुनकर कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाएगी, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक नज़र आप इस वीडियो को भी देख ले। प्रिंसिपल की बात सुन मिसेस दत्त उनकी तरफ कंफ्यूजन में देखती हैं। प्रिंसिपल सर लैपटॉप का मुंह मिसेस दत्त और ऐश की तरफ कर देते हैं। दोनों ही सामने चल रहे वीडियो को देख रहे थे जिसमें साफ दिख रहा था कि प्रिंसिपल रूम, जो कि मिसेस दत्त का भी पहले रूम था, उसमें प्रिंसिपल सर एग्जाम पेपर्स को अलमारी में रखकर लॉक करके बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के करीब 15 मिनट बाद ही मिसेस दत्त वहां आती हैं और एक दूसरी चाबी से अलमारी को खोलती हैं और पेपर्स को निकालकर उसकी फोटो लेती है और वापस उसे अपनी जगह रख देती हैं। ठीक उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ऐश क्लासरूम से बाहर निकल रही थी और मिसेस दत्त उसे कुछ पेपर देती हैं और उसे अपने केबिन में रखने के लिए कहती हैं। हालांकि यह सब सुनाई तो नहीं दे रहा था पर उनके कहने के तरीके और हरकतों से सबको यही समझ आ रहा था। ऐश उनकी बात मानते उनके केबिन में आती है और उन पेपर्स को टेबल पर रखती है कि उसके हाथ लग जाने से कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। ऐश उन पेपर्स को उठाकर वापस टेबल पर रखती है और वापस चली जाती है। जैसे कि मिसेस दत्त के दिखाए गए वीडियो में जो शो हुआ था कि ऐश अलमारी खोलकर पेपर को निकाल रही है, वैसा कुछ भी इस वीडियो में नहीं था। मिसेस दत्त हैरानी से उस वीडियो को देख रही थी, उनके माथे से पसीना निकल रहा था जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। प्रिंसिपल सर अपने दोनों हाथों को मोड़ अपनी चीन को हाथों पर रखते हैं और कहते हैं, तो मिस दत्त क्या ख्याल है आपका इस वीडियो के बारे में? एक वीडियो आपने हमें दिखाया था और एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मिसेस दत्त प्रिंसिपल की बात सुन हाथ बढ़ाते हुए कहती है, पर सर यह वीडियो सही नहीं है, यह एडिटेड है। मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था वह किसी ने मुझे सेंड किया था और वही चीज़ मैंने आपको बताई थी। बाकी इस वीडियो में मुझे फंसाया जा रहा है। प्रिंसिपल सर टेबल पर हाथ पटकते हुए कहते हैं, इनफ मिसेस दत्त, जो यह वीडियो चल रही है कॉलेज के ही कैमरा से ली गई है। शायद आप भूल रही हैं कि इस कॉलेज में कुछ हिडन कैमरास भी लगे हुए हैं जिनसे ये सारा वीडियो कैप्चर किया गया है, और जो एडिट वीडियो की आप बात कर रही हैं वह वीडियो था जो आपने हमें दिखाकर गुमराह किया था। आखिर आप किस प्रकार की प्रोफेसर हैं? आप एक स्टूडेंट के जीवन से कैसे खिलवाड़ कर सकती हैं? बताएं, आपने जानबूझकर पेपर को लीक किया और मिस कपूर को फंसाने का कोशिश किया। मैं जान सकता हूं कि इन सब के पीछे क्या वजह है। पूरी बात सुनकर मिसेस दत्त को ऐसा लग रहा था कि काटो तो खून नहीं। पूरी बाजी उनकी पलट गई थी। वह नफरत से ऐश की तरफ देखती हैं। प्रिंसिपल सर लगातार पूछ रहे थे पर वह एक शब्द नहीं कह रही थी। इस बीच आकर्ष प्रिंसिपल सर को रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है सर मिसेस दत्त इतनी आसानी से मुंह खोलने वाली नहीं है। आप पुलिस को कॉल कीजिए, वही इनसे मुंह खुलवाएगी कि आखिर इनका ये सब करने के पीछे वजह क्या थी।
पुलिस का नाम सुन मिसेस दत्त डर जाती हूँ और वह रोकते हुए कहती है, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा पूरा टीचिंग करियर खराब हो जाएगा। ओह रियली मिसेस दत्त, अब आपको समझ में आ रहा है कि करियर खराब होने का मतलब क्या है। आप एक टीचर होकर एक स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच सकती। आपने कभी सोचा कि यह सब करने के बाद मिस कपूर का करियर पर क्या असर पड़ेगा? और आप जो अभी ये सब चीजें बोल रही थी, मिस कपूर के बारे में बोल रही थी, वह सब चीज अब आपके साथ होगी। इस कॉलेज से आपको निकाला जाता है और साथ ही साथ ब्लैकलिस्टेड। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में कभी टीचिंग ना करा पाए। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। अभी वह प्रिंसिपल सर से बोल ही रही थी कि इतने में ही 2 लेडीज कांस्टेबल आ जाती हूँ, साथ ही साथ इंस्पेक्टर। प्रिंसिपल सर उन लेडीज कांस्टेबल को कहते हैं, ले जाए इन्हें और पूछताछ कीजिए कि उन्होंने कॉलेज के जरूरी कागजातों के साथ छेड़छाड़ क्यों की, क्या वजह थी। मिसेस दत्त चिल्लाते ही रह जाती हैं और पुलिस वाले उन्हें लेकर चले जाते हैं। साइड पॉल के पास छुपी हुई आस्था सारा माजरा देख रही थी। उसे रिलीफ मिल रहा था कि अच्छा हुआ कि जब मिसेस दत्त पेपर निकाल रही थी तब वो वहां नहीं थी, वरना उसका भी वीडियो कैप्चर हो जाता। असल में ये किया कराया पूरा आस्था का था। उन्होंने ही ऐश के खिलाफ उनके कान भरे थे। जब ऐश और आकर्ष क्लासरूम में एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब आस्था ने जानबूझकर मिसेस दत्त को वहां भेजा था। उन दोनों को खिड़की से देखने वाला कोई और नहीं मिसेस दत्त ही थी। मिसेस दत्त की भले ही उम्र हो गई थी, पर वह इस उम्र में भी आकर्ष को पसंद करती थी। उन्हें ऐश से नफरत हो रही थी कि इस लड़की ने आते साथ ही आकर्ष को उससे छीन लिया। मिसेस दत्त के चले जाने के बाद प्रिंसिपल सर ऐश की तरफ मुड़ते हैं और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कीजिएगा मिस ऐश्वर्या कपूर, हमारे कॉलेज की टीचर की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। जल्द ही जो पेपर आप लोगों के नहीं हुए थे वह होंगे, आप जाकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ऐश हल्का मुस्कुराती है और एक नज़र आकर्ष की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। वह बहुत खुश थी। वह सीधे क्लासरूम में आती है जहां पर अनोखी उसका वेट कर रही थी। हालांकि क्लासरूम में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि पेपर पोस्टपोन होने के कारण कॉलेज की छुट्टी थी। आज वही लोग आए थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे। ऐश अनोखी को सारी बात बताती है। अनोखी को तो विश्वास ही नहीं होता कि इन सब के पीछे मिसेस दत्त का हाथ था। कुछ देर बाद वह दोनों घर के लिए निकलने वाली थी कि ऐश की एमएसजी भी बचती है, जिसमें आकर्ष का एमएसजी था, जिससे ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। अनोखी उसके लाल हुए गालों को देख मामला समझ उसे वही छोड़ आगे बढ़ जाती है। अभी ऐश आकर्ष के एमएसजी में ही खोई हुई थी कि कोई उसका हाथ पकड़ कार में खींच लेता है और उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ लेता है। चैप्टर 159 कार में रोमांस। ऐश को ऐसे ब्लश करते देख अनोखी को समझते देर नहीं लगती कि उससे किसका मैसेज आया होगा, इसलिए वह चुपचाप अपनी कार की तरफ जा एक नज़र ऐश को देख उसमें बैठ कार को आगे बढ़ा देती है। ऐश अभी भी आकर्ष द्वारा भेजे गए मैसेज को ही पढ़ रही थी कि इतने में ही कोई उसका हाथ पकड़ कार के अंदर खींच लेता है और अपने होठों को ऐश के होठों से जोड़ लेता है। अचानक हुए हमले से ऐश समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या। वह अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखती है तो सामने आकर्ष अपनी आंखों को बंद किए हुए लगातार उसके होंठों को शक करते हुए किस कर रहा था। आकर्ष को अपने सामने देख ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ऐश की कोई मूवमेंट ना महसूस कर आकर्ष उसके होठों पर हल्का बाइट कर लेता है, जिससे ऐश की चीख निकल जाती है और वो अपने होश में आती है। ऐश की चीख सुन आकर्ष तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी जीभ को उसके मुंह में एंटर कर उसे खुद से और चिपका किस करने लगता है। आकर्ष के ऐसे डेस्परेटली किस करने से ऐश भी अब मदहोश होने लगी थी। वह आकर्ष के किस में इन्वॉल्व हो उसे किस बैक करने लगती है। दोनों ही अभी पार्किंग एरिया में थे। ड्राइवर सीट पर आकर्ष बैठा हुआ था और उसकी गोद में ऐश थी। पूरी कार में दोनों की किस करने का साउंड गूंज रहा था। आकर्ष के हाथ लगातार ऐश की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वह दोनों काफी इंटेंसली एक दूसरे को किस कर रहे थे। आकर्ष हाथ धीरे धीरे ऐश के कपड़ों के अंदर जाने लगते हैं। आकर्ष के ठंडे हाथों को अपनी नेकेड बॉडी में महसूस कर ऐश हल्का कसमसा जाती है। वह धीरे से अपनी आंखें खोल आकर्ष की तरफ देखती है, जो कि इंटेंसली उसे देखते हुए किस कर रहा था। ऐश आकर्ष से दूर हो कहती, क्या कर रहे हैं आप बाहर? अनोखी है, क्या हम ये घर जाकर नहीं कर सकते हैं? ऐश को डर लग रहा था कि उन्हें अगर इस कंडीशन में किसी ने भी देख लिया तो फालतू में तमाशा हो जाएगा।
वह अपने हाथों को आकर्ष के सीने में रख उसे खुद से दूर करने लगती है। आकर्ष जो कि ऐश के होठों का रस पीने में खोया हुआ था, ऐश के इंटरप्शन से वो उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर कर देता है और ऐश की बॉडी को कार के डैशबोर्ड की तरफ सटा देता है और भी गहराई से उसे चूमने लगता है। ऐश आकर्ष के ऐसा करने से बिल्कुल शॉक रह गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया है कि क्या उसे ये तक नहीं एहसास हो रहा कि इस समय वह लोग कहाँ है। वो आकर्ष को मना करते हुए थक चुकी थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आकर्ष के हाथ ऐश के निचले एरिया की तरफ जा रहे थे, जिससे ऐश की सांसें भारी हो रही थी और उसकी आहें निकल रही थी। आकर्ष के हाथों का स्पर्श अपने सेंसिटिव एरिया में महसूस कर धीरे धीरे ऐश भी मदहोश हो रही थी। आकर्ष ऐश की तरफ देख मदहोशी से कहता है, यू आर रेडी टू राइड मी, यू आर सो वेट। आकर्ष के ऐसा कहने से ऐश का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वही आकर्ष अब काफी ज्यादा हार्ड हो चुका था, वह अब ऐश को इसी वक्त पाना चाहता था। वह एक नज़र ऐश की तरफ देखता है जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वह कार की एक बटन को प्रेस करता है। जो शीशे पारदर्शी थे वह सब काले रंग के दूसरे शीशे से ढक जाते हैं। आकर्ष दूसरी बटन से जिस सीट पर वह बैठा हुआ था उसको पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिससे वह एक सीट बेड के जैसे बन जाती है। ऐश आंख बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। जब उसे आकर्ष की कोई हलचल अपनी बॉडी पर महसूस नहीं होती तो वह अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल सामने की तरफ देखती है तो आकर्ष अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। आकर्ष को ऐसा करता देख ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आखिर यह आदमी करना क्या चाहता है? क्या वह इतना एक्साइटेड हो गया है कि वह उसे इतनी बुरी तरह चाह रहा है और यह भी नहीं देख रहा कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं? ऐश आकर्ष की आंखों में देखती है, जिसकी आंखों में सिर्फ उसे वाइल्डनेस ही दिख रही थी। वह अपने थूक को निगलते हुए सोचने लगती है उसका अब क्या होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आकर्ष इतना भड़क गया है। फिर धीरे धीरे उसे वह पल याद आते हैं जब आकर्ष उसे बार बार घर चलने के लिए कह रहा था और वह घर नहीं चल रही थी। कई बार आकर्ष रात को उसके रूम में भी आया था और उसने एक दो बार ऐश के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी की थी, पर कुछ न कुछ करके ऐश मना ही कर देती थी, क्योंकि उसे आकर्ष को सबक जो सिखाना था जो उसने प्रिंसिपल रूम में किया था, आज उसे पूरा यकीन हो गया था कि आज उसका पति उसे छोड़ने वाला नहीं है। आकर्ष ऐश के चेहरे को देखते हुए ही अपनी शर्ट को निकालकर साइड में फेंक देता है और कहता है, क्या हुआ बीवी, डर लग रहा है? ऐश धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। आकर्ष वैसे ही हंसते हुए कहता है, लगना भी चाहिए, और वह ऐश को हल्का लिफ्ट करता है। ऐश जो कि आकर्ष की गोद में बैठी हुई थी वह हल्का ऊपर उठ जाती है। आकर्ष के ऐसा करने से वह जल्दी से अपने दोनों हाथों से कार को पकड़ लेती है। आकर्ष अपनी बेल्ट को खोलता है और अपने निचले कपड़ों को निकाल देता है। ये सब आकर्ष अपने एक हाथ से कर रहा था, एक हाथ उसने ऐश को होल्ड करने में लगाया हुआ था। ऐश को तो अपने हस्बैंड की मस्कुलर बॉडी देखते ही बन रही थी। जिस हाथ से आकर्ष ने ऐश को होल्ड किया था उसकी नसें पूरी तनी हुई थी और उसके डोले आराम से दिख रहे थे। ऐश आकर्ष की फिजिक्स को देखकर ही अपने होठों को दांतों से कस लेती है। उसे भी आकर्ष की करीबी चाहिए थी। आकर्ष या तो ये जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वह भी चाहता था कि उसके साथ ऐश भी पूरा साथ दे। अपने कपड़ों को निकालने के बाद आकर्ष ऐश को धीरे से नीचे करता है और उसकी टी शर्ट को निकाल देता है। आकर्ष ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि ऐश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अब ऐश आकर्ष के सामने केवल अपने अंडरगारमेंट में थी। नीचे उसने अभी भी स्कर्ट पहनी हुई थी, वह स्कर्ट ऐश की घुटनों तक थी। आकर्ष उस स्कर्ट को उतारने की जद्दोजहद नहीं करता है। आकर्ष ऐश को देखते हुए ही अपनी आंखों से इशारा करता है। ऐश जो कि आकर्ष के चेहरे की तरफ देख रही थी, आकर्ष के इशारा करने पर वह नीचे की तरफ देखती है। जैसे ही ऐश नीचे तरफ देखती है उसके गाल लाल हो जाते हैं। आखिर यह इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या इसमें शर्म नाम की चीज नहीं है? आकर्ष ने जिस तरफ इशारा किया था वहां आकाश का मेनहुड था जो कि बिल्कुल हार्ड हो चुका था। उसे देख ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। आकाश ऐश के सर के पीछे एक हाथ रखता है और खुद को हल्का सा बेंड कर ऐश के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसका एक हाथ ऐश की स्कर्ट के नीचे था। वह अपने एक हाथ से ऐश की निचले अंडरगारमेंट्स को साइड कर बिना किसी वार्निंग के एक ही झटके में खुद को एंटर कर देता है, जिससे ऐश जो कि चीखना चाहती थी पर आकर्ष के किस करने से उसकी चीख मुंह में ही रह जाती है।
आकर्ष ने यह इतना रफली किया था कि ऐश की आंखों से आंसू आ गए थे। आकर्ष सीट में हल्का सा बैंड हो जाता है और ऐश को अपने ऊपर झुका अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में रख धीरे धीरे उससे मूव करते हुए किस करने लगता है। ऐश को बहुत दर्द हो रहा था पर आकर्ष था कि उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। वह चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार ऐश की कमर को मूव किया जा रहा था। काफी देर तक ऐसा करने के बाद आकर्ष पोजीशन चेंज करता है और ऐश को अपने नीचे कर उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन में किस करते हुए तेजी से थ्रस्ट करने लगता है। आकर्ष ने ये सब बिना ऐश अलग हुए किया था। आकर्ष इतना वाइल्ड हो चुका था कि उसे ऐश के दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे सजा दे रहा हो। उसे इतने दिन से तड़पाने की ऐश की पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो गई थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक आकर्ष ने उसकी अपर बॉडी को भी रिमूव कर दिया था। लगातार उसके हाथ ऐश की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। उसकी बॉडी पर गहरे नीले निशान पड़ चुके थे जो कि आकर्ष ने ही दिए थे। ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी जो आकर्ष में ना की हो। उस छोटी सी कार में आकर्ष में हर वह पॉसिबल पोजीशन हो सकती थी। वह ऐश के साथ आज ट्राई कर ली थी। करीब 2 घंटे तक उस बंद कार में इंटीमेट होने के बाद अब ऐश में इतनी ताकत नहीं थी कि वह चिल्ला भी पाए। उसकी आवाज चिल्ला चिल्ला कर बैठ चुकी थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर तक इंटीमेट होने के बाद आखिरकार आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और ऐश के अंदर खुद को रिलीज करता है और वैसे ही उसके ऊपर लेट जाता है। ऐश और आकर्ष दोनों ही पसीने से भीगे सीट पर लेटे हुए थे। दोनों की ही शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। ऐश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थी। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए वही सो गई थी। करीब 10 मिनट तक ऐश के ऊपर लेटे रहने के बाद आकर्ष अपना सर नीचे का ऐश को देखता है जो कि थकान के कारण वैसे ही सो गई थी। आज आकर्ष के चेहरे पर काफी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन थे। इतने दिनों बाद ऐश के करीब आकर वह ऐश के माथे को चूमता है और ऐश को उठा बैक सीट पर लेटा देता है। उसने ऐश के जो कपड़े यहाँ वहाँ फेंके हुए थे उन्हें साइड में कर अपनी शर्ट उठा ऐश को पहना देता है और खुद अपनी पैंट पहन ड्राइविंग सीट में आ कार को ड्राइव करने लगता है। यहाँ अनोखी पार्किंग एरिया से अपनी कार चलाते हुए आगे निकल चुकी थी। वह गाने गुनगुनाते हुए अपनी कार चल रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। वह जैसे ही पीछे की तरफ देखती उसकी चीख निकल जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो दोस्तों, किसे देख लिया अनोखी ने होश में आने के बाद ऐश क्या करेगी आकर्ष के साथ जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी माई हॉट PROFRESSOR के साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब आगे ऐश को ऐसे ब्लस करते देख अनोखी को समझते देर नहीं लगती कि उससे किसका मैसेज आया होगा, इसलिए वह चुपचाप अपनी कार की तरफ जा एक नज़र ऐश को देख उसमें बैठ कार को आगे बढ़ा देती है। ऐश अभी भी आकर्ष द्वारा भेजे गए मैसेज को ही पढ़ रही थी कि इतने में ही कोई उसका हाथ पकड़ कार के अंदर खींच लेता है और अपने होठों को ऐश के होठों से जोड़ लेता है। अचानक हुए हमले से ऐश समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या। वह अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखती है तो सामने आकर्ष अपनी आंखों को बंद किए हुए लगातार उसके होठों को शक करते हुए किस कर रहा था। आकर्ष को अपने सामने देख ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ऐश की कोई मूवमेंट ना महसूस कर आकर्ष उसके होठों पर हल्का बाइट कर लेता है, जिससे ऐश की चीख निकल जाती है और वो अपने होश में आती है। ऐश की चीख सुन आकर्ष तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी जीभ को उसके मुंह में एंटर कर उसे खुद से और चिपका किस करने लगता है। आकर्ष के ऐसे डेस्परेटली किस करने से ऐश भी अब मदहोश होने लगी थी। वह आकर्ष के किस में इन्वॉल्व हो उसे किस बैक करने लगती है। दोनों ही अभी पार्किंग एरिया में थे। ड्राइवर सीट पर आकर्ष बैठा हुआ था और उसकी गोद में ऐश थी। पूरी कार में दोनों की किस करने का साउंड गूंज रहा था। आकर्ष के हाथ लगातार ऐश की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वह दोनों काफी इंटेंसली एक दूसरे को किस कर रहे थे। आकर्ष हाथ धीरे धीरे ऐश के कपड़ों के अंदर जाने लगते हैं। आकर्ष के ठंडे हाथों को अपनी नेकेड बॉडी में महसूस कर ऐश हल्का कसमसा जाती है। वह धीरे से अपनी आंखें खोल आकर्ष की तरफ देखती है जो कि इंटेंसली उसे देखते हुए किस कर रहा था। ऐश आकर्ष से दूर हो कहती, क्या कर रहे हैं आप बाहर? अनोखी है, क्या हम ये घर जाकर नहीं कर सकते हैं? ऐश को डर लग रहा था कि उन्हें अगर इस कंडीशन में किसी ने भी देख लिया तो फालतू में तमाशा हो जाएगा।
वह अपने हाथों को आकर्ष के सीने में रख उसे खुद से दूर करने लगती है। आकर्ष जो कि ऐश के होठों का रस पीने में खोया हुआ था, ऐश के इंटरप्शन से वो उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर कर देता है और ऐश की बॉडी को कार के डैशबोर्ड की तरफ सटा देता है और भी गहराई से उसे चूमने लगता है। ऐश आकर्ष के ऐसा करने से बिल्कुल शॉक रह गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया है कि क्या उसे ये तक नहीं एहसास हो रहा कि इस समय वह लोग कहाँ है। वो आकर्ष को मना करते हुए थक चुकी थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आकर्ष के हाथ ऐश के निचले एरिया की तरफ जा रहे थे, जिससे ऐश की सांसें भारी हो रही थी और उसकी आहें निकल रही थी। आकर्ष के हाथों का स्पर्श अपने सेंसिटिव एरिया में महसूस कर धीरे धीरे ऐश भी मदहोश हो रही थी। आकर्ष ऐश की तरफ देख मदहोशी से कहता है, यू आर रेडी टू राइड मी, यू आर सो वेट। आकर्ष के ऐसा कहने से ऐश का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वही आकर्ष अब काफी ज्यादा हार्ड हो चुका था, वह अब ऐश को इसी वक्त पाना चाहता था। वह एक नज़र ऐश की तरफ देखता है जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वह कार की एक बटन को प्रेस करता है। जो शीशे पारदर्शी थे वह सब काले रंग के दूसरे शीशे से ढक जाते हैं। आकर्ष दूसरी बटन से जिस सीट पर वह बैठा हुआ था उसको पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिससे वह एक सीट बेड के जैसे बन जाती है। ऐश आंख बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। जब उसे आकर्ष की कोई हलचल अपनी बॉडी पर महसूस नहीं होती तो वह अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल सामने की तरफ देखती है तो आकर्ष अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। आकर्ष को ऐसा करता देख ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आखिर यह आदमी करना क्या चाहता है? क्या वह इतना एक्साइटेड हो गया है कि वह उसे इतनी बुरी तरह चाह रहा है और यह भी नहीं देख रहा कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं? ऐश आकर्ष की आंखों में देखती है, जिसकी आंखों में सिर्फ उसे वाइल्डनेस ही दिख रही थी। वह अपने थूक को निगलते हुए सोचने लगती है उसका अब क्या होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आकर्ष इतना भड़क गया है। फिर धीरे धीरे उसे वह पल याद आते हैं जब आकर्ष उसे बार बार घर चलने के लिए कह रहा था और वह घर नहीं चल रही थी। कई बार आकर्ष रात को उसके रूम में भी आया था और उसने एक दो बार ऐश के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी की थी, पर कुछ न कुछ करके ऐश मना ही कर देती थी, क्योंकि उसे आकर्ष को सबक जो सिखाना था जो उसने प्रिंसिपल रूम में किया था। आज उसे पूरा यकीन हो गया था कि आज उसका पति उसे छोड़ने वाला नहीं है। आकर्ष ऐश के चेहरे को देखते हुए ही अपनी शर्ट को निकालकर साइड में फेंक देता है और कहता है, क्या हुआ बीवी, डर लग रहा है? ऐश धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। आकर्ष वैसे ही हंसते हुए कहता है, लगना भी चाहिए, और वह ऐश को हल्का लिफ्ट करता है। ऐश जो कि आकर्ष की गोद में बैठी हुई थी वह हल्का ऊपर उठ जाती है। आकर्ष के ऐसा करने से वह जल्दी से अपने दोनों हाथों से कार को पकड़ लेती है। आकर्ष अपनी बेल्ट को खोलता है और अपने निचले कपड़ों को निकाल देता है। ये सब आकर्ष अपने एक हाथ से कर रहा था, एक हाथ उसने ऐश को होल्ड करने में लगाया हुआ था। ऐश को तो अपने हस्बैंड की मस्कुलर बॉडी देखते ही बन रही थी। जिस हाथ से आकर्ष ने ऐश को होल्ड किया था उसकी नसें पूरी तनी हुई थी और उसके डोले आराम से दिख रहे थे। ऐश आकर्ष की फिजिक्स को देखकर ही अपने होठों को दांतों से कस लेती है। उसे भी आकर्ष की करीबी चाहिए थी। आकर्ष या तो ये जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वह भी चाहता था कि उसके साथ ऐश भी पूरा साथ दे। अपने कपड़ों को निकालने के बाद आकर्ष ऐश को धीरे से नीचे करता है और उसकी टी शर्ट को निकाल देता है। आकर्ष ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि ऐश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अब ऐश आकर्ष के सामने केवल अपने अंडरगारमेंट में थी। नीचे उसने अभी भी स्कर्ट पहनी हुई थी, वह स्कर्ट ऐश की घुटनों तक थी। आकर्ष उस स्कर्ट को उतारने की जद्दोजहद नहीं करता है। आकर्ष ऐश को देखते हुए ही अपनी आंखों से इशारा करता है। ऐश जो कि आकर्ष के चेहरे की तरफ देख रही थी, आकर्ष के इशारा करने पर वह नीचे की तरफ देखती है। जैसे ही ऐश नीचे तरफ देखती है उसके गाल लाल हो जाते हैं। आखिर यह इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या इसमें शर्म नाम की चीज नहीं है? आकर्ष ने जिस तरफ इशारा किया था वहां आकाश का मेनहुड था जो कि बिल्कुल हार्ड हो चुका था। उसे देख ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। आकाश ऐश के सर के पीछे एक हाथ रखता है और खुद को हल्का सा बेंड कर ऐश के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसका एक हाथ ऐश की स्कर्ट के नीचे था। वह अपने एक हाथ से ऐश की निचले अंडरगारमेंट्स को साइड कर बिना किसी वार्निंग के एक ही झटके में खुद को एंटर कर देता है, जिससे ऐश जो कि चीखना चाहती थी पर आकर्ष के किस करने से उसकी चीख मुंह में ही रह जाती है।
आकर्ष ने यह इतना रफली किया था कि ऐश की आंखों से आंसू आ गए थे। आकर्ष सीट में हल्का सा बैंड हो जाता है और ऐश को अपने ऊपर झुका अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में रख धीरे धीरे उससे मूव करते हुए किस करने लगता है। ऐश को बहुत दर्द हो रहा था पर आकर्ष था कि उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। वह चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार ऐश की कमर को मूव किया जा रहा था। काफी देर तक ऐसा करने के बाद आकर्ष पोजीशन चेंज करता है और ऐश को अपने नीचे कर उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन में किस करते हुए तेजी से थरस्ट करने लगता है। आकर्ष ने ये सब बिना ऐश अलग हुए किया था। आकर्ष इतना वाइल्ड हो चुका था कि उसे ऐश के दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे सजा दे रहा हो। उसे इतने दिन से तड़पाने की ऐश की पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो गई थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक आकर्ष ने उसकी अपर बॉडी को भी रिमूव कर दिया था। लगातार उसके हाथ ऐश की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। उसकी बॉडी पर गहरे नीले निशान पड़ चुके थे जो कि आकर्ष ने ही दिए थे। ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी जो आकर्ष में ना की हो। उस छोटी सी कार में आकर्ष में हर वह पॉसिबल पोजीशन हो सकती थी। वह ऐश के साथ आज ट्राई कर ली थी। करीब 2 घंटे तक उस बंद कार में इंटीमेट होने के बाद अब ऐश में इतनी ताकत नहीं थी कि वह चिल्ला भी पाए। उसकी आवाज चिल्ला चिल्ला कर बैठ चुकी थी, पर आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर तक इंटीमेट होने के बाद आखिरकार आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और ऐश के अंदर खुद को रिलीज करता है और वैसे ही उसके ऊपर लेट जाता है। ऐश और आकर्ष दोनों ही पसीने से भीगे सीट पर लेटे हुए थे। दोनों की ही शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। ऐश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थी। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए वही सो गई थी। करीब 10 मिनट तक ऐश के ऊपर लेटे रहने के बाद आकर्ष अपना सर नीचे का ऐश को देखता है जो कि थकान के कारण वैसे ही सो गई थी। आज आकर्ष के चेहरे पर काफी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन थे। इतने दिनों बाद ऐश के करीब आकर वह ऐश के माथे को चूमता है और ऐश को उठा बैक सीट पर लेटा देता है। उसने ऐश के जो कपड़े यहाँ वहाँ फेंके हुए थे उन्हें साइड में कर अपनी शर्ट उठा ऐश को पहना देता है और खुद अपनी पैंट पहन ड्राइविंग सीट में आ कार को ड्राइव करने लगता है। यहाँ अनोखी पार्किंग एरिया से अपनी कार चलाते हुए आगे निकल चुकी थी। वह गाने गुनगुनाते हुए अपनी कार चल रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। वह जैसे ही पीछे की तरफ देखती उसकी चीख निकल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैप्टर 160 एक्सीडेंट प्रेग्नेंट। ऐश को इतना ब्लश करते देख अनोखी समझ चुकी थी कि अब ऐश उसके साथ तो जाने वाली नहीं है। इसलिए वह अपनी कार में बैठ म्यूजिक ऑन कर कार की स्पीड बढ़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। वह गाना गुनगुनाते हुए कार ड्राइव कर रही थी कि एकदम से उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर जाती है और पीछे बैठे इंसान को देख वो एकदम चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरी कार के अंदर कैसे आए? इसके साथ ही वह जल्दी से ब्रेक लगती है। पीछे बैठा इंसान इस चीज के लिए रेडी नहीं था। वह एकदम से आगे की ओर झुक जाता है। क्या करती हो बेबी, अभी मुझे लग जाती ना? अनोखी गुस्से से क्रिश को घूरते हुए कहती है, और जो तुम मुझे अचानक से डराने का प्लान बना रहे थे उसका क्या? क्या तुमने देखा नहीं कि मैं कार ड्राइव कर रही हूँ? और सबसे पहली बात तो मेरी कार के अंदर आए कैसे? अब तुम मुझसे गुस्सा होकर बैठी हो तो क्या मैं अपनी बीवी को मनाने भी नहीं आ सकता? इतना हार्टलेस हस्बैंड नहीं हूं मैं। अनोखी क्रिश की बात सुन उसको गुस्से से घूरते हुए कहती हूँ, गुस्सा दिलाने वाला काम करता ही कौन है? और तुम्हें टाइम मिल गया? अभी तक तो तुम बहुत बिजी चल रहे थे, अब कैसे टाइम मिल गया? क्रिश पीछे से आगे आते हुए कहता है, अब भाई मेरी जान से प्यारी बीवी मुझसे गुस्सा है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे मेरी बीवी के लिए तो टाइम निकालना ही था ना। जब से अनोखी के पेपर्स कैंसिल हुए थे तब वह कई बार क्रिश से मिलने गई थी, पर क्रिश अपने हॉस्पिटल के वक्त के कारण उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, जिस कारण दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और अनोखी गुस्सा होकर क्रिश से रूठ कर बैठ गई थी। क्रिश जिसे लगा था कि अनोखी 2-3 दिन में मान जाएगी, पर लगातार अनोखी के इतने दिनों तक गुस्सा रहने के बाद वह उसे कॉल्स और मैसेज करता रहा, पर अनोखी लगातार उसके कॉल्स और मैसेज को इग्नोर करती रही। आखिरकार उसे आज मौका मिला कि वह अनोखी मना सके। प्लीज क्रश, ये तुम नॉनसेंस बातें ना मुझसे मत करो। तुम बिजी थे ना, तुम बिजी ही रहो। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे ना। अरे मेरी मुंह फुलाई हुई प्यारी बीवी, समझो ना मुझे काम था।
हाँ तो समझ तो गई हूं ना, तुम करो काम अपना, मैंने क्या डिस्टर्ब किया, और बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं तुम्हें अब से डिस्टर्ब करूंगी ही नहीं। तुम अपना काम करो, उसी को प्यार करो, उसी के साथ टाइम स्पेंड करो, आई डोंट केयर, मेरी वाला से जान छूटी। अनोखी को इतने गुस्से में देख कृष समझ गया था कि बात ऐसे तो बनने से रही। वो अनोखी को देखता है जो कि ड्राइव कर रही थी, उसका पूरा फोकस ड्राइविंग में था। कृष अनोखी को ऊपर से नीचे देखता है, टॉप से उसकी गोरी और पतली कमर को झकता देख वो तिरछा मुस्कुराता है। कृष धीरे धीरे अपने हाथ उसकी कमर में फिराने लगता है, जिससे अनोखी ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। अनोखी लगातार कृष को रोक रही थी, पर कृष की बदमाशियां आगे बढ़ती जा रही थी। वह अनोखी के सर के पीछे हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स से अपने लिप्स जोड़ लेता है। कृष के ऐसे अचानक किस करने से अनोखी शॉक रह जाती है कि यह लड़का आखिर कर क्या रहा है। वह यहाँ कार ड्राइव कर रही है और इसे रोमांस सूझ रहा है। अनोखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, वही कृष काफी गहराई से उसे किस किए जा रहा था। अनोखी ये सोच रही थी कि वो कैसे कृष को खुद से दूर करे, उसका कंसंट्रेशन बांटा हुआ था। वह एक तरफ कार भी ड्राइव कर रही थी और इस तरफ वो कृष को दूर भी कर रही थी। कृष था कि लगातार उसके होठों पर किस किया जा रहा था। अभी अनोखी रोड के सामने देख ही रही थी कि एकदम से कोई उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे अनोखी एकदम से ब्रेक लगाती है। कृष जो कि अनोखी को कृष करने में खोया हुआ था, उसका सर एकदम से डैशबोर्ड से टकरा जाता है। वह अनोखी को गुस्से में कहता है, क्या कर रही हो, गुस्सा हो तो सर ही फोड़ दोगी क्या गुस्से में। यू इडियट, बाहर देखो कोई हमारी गाड़ी के सामने आ गया है। अनोखी की बात पर कृष खुद को संभालता है और कार के बाहर जाता है। अनोखी अपने कपड़ों को सही करती है जो कि कृष ने अस्त व्यस्त कर दिए थे। वह दोनों कार बाहर आते हैं तो सामने एक लड़की उनकी गाड़ी के आगे गिरी हुई थी। कृष उस लड़की को चेक करता है और उसकी अच्छे से तहकीकात करता है कि वह गाड़ी से तो नहीं टकराए और उसे चोट तो नहीं आई। जब उसे पूरे यकीन हो जाता है कि वह गाड़ी से नहीं टकराए है, बस डर के कारण बेहोश हुई है, तो उसे गोद में उठा गाड़ी की बैक सीट पर लेट देता है। अनोखी को बहुत घबराहट हो रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह कृष से पूछती है, क्या उसे लग गई है। ओह माय गॉड, मैं क्या करूंगी, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, क्या वह ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। कृष उसे रिलैक्स करते हुए समझाता है, बस वह डर से बेहोश हुई है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मैं उसे चेक कर लूंगा। अनोखी हाँ में सर हिलाती है, पर अनोखी के हाथ पैर कांप रहे थे, इसलिए कृष ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार को सीधे अस्पताल लेकर जाता है। कुछ ही देर में वह लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। कृष उस लड़की को गोद में उठा अस्पताल के अंदर लाता है, एक वार्ड में ला उसे बेड पर लेटा देता है। वह उसे चेक करता हूँ। उसे चेक करने के बाद कृष को कुछ डाउट होता है तो वो नर्स को कहता है कि उसके कुछ सैंपल्स लेकर चेक करें। नर्स उसके कुछ सैंपल लेती है और उन्हें टेस्टिंग में भेज देती है। अभी तक उस लड़की को होश नहीं आया था, कुछ ही देर में उसकी सारी रिपोर्ट्स आ जाती है। उन रिपोर्ट को देख कृष जिसे डाउट था वह सच हो जाता है। अनोखी लगातार कृष को देख रही थी, उसको थोड़ा परेशान देख वो उससे कहती, क्या हुआ, वह ठीक तो है ना। मुझे थोड़ा डाउट था कि वह प्रेग्नेंट है तो नहीं है, बट रिपोर्ट के बाद क्लियर हो चुका है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। आई होप उसका बच्चे ठीक हो। वैसे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पर उसके जागने के बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। कृष की बात सुन अनोखी को और टेंशन होने लगी थी। अनोखी को टेंशन में देखकर कृष उसके चेहरे पर हाथ लेकर कहता है, कोई बात नहीं, वह ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। कैसे ना टेंशन लूं, तुम देख सकते हो वो प्रेग्नेंट है, अगर उसे और उसके बच्चे को मेरे कारण कुछ हुआ मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अनोखी की आंखों से आंसू आने लगती है। कृष उसे से समझाते हुए कहता है, वह ठीक है, उसका बेबी भी ठीक है, मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं, प्लीज रोना बंद करो। अनोखी कृष के गले लग जाती। कृष उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है। वह जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो खुद को एक वाइट कलर के कमरे में पाती है और आसपास देखती है तो उसके साइड में अनोखी बैठी हुई थी। अनोखी उस लड़की को होश में आया देख जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो। वह लड़की अनोखी की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया, मर जाने दिया होता। उस लड़की की बात सुन अनोखी शॉक रह जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें।
नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।